आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर है आपके क्लास 12 हिस्ट्री की थर्ड बुक का चैप्टर थीम 10 रेबेल्स एंड द राज। अब ये जो चैप्टर है बेसिकली ये चैप्टर लिखा गया है 1857 की क्रांति के ऊपर। आपको पता होगा 1857 में इंडियंस की ब्रिटिश के साथ में एक बहुत बड़ी रेबेलियन हुई थी, एक रिवोल्ट हुई थी जिसको फेमसली 1857 की क्रांति भी कहा जाता है। वैसे हम इंडियंस के अकॉर्डिंग तो ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी की ही पहली लड़ाई थी। अब 1857 के रिवोल्ट के दौरान क्या कुछ हुआ था वो सब इस चैप्टर की मेजर थीम है जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्टली चैप्टर पर आ जाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ हुआ था। सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा वो सारे इवेंट्स जो इस रेबेलियन के दौरान हुए थे। देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत इंडियन साइड से हुई थी। ऑलरेडी हम इंडियंस एक बड़ा रेबेलियन प्लान कर रहे थे, एक बड़ा विद्रोह प्लान कर रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ, लेकिन अभी तक उसकी तैयारियां पूरी नहीं हुई थी। इंडियंस के माइंड में था कि हमें देर सवेर ब्रिटिश के साथ में एक लड़ाई लड़नी है और ब्रिटिश को इंडिया से हमेशा के लिए निकालना है, लेकिन हम अभी सारे इवेंट्स को तय नहीं कर पाए थे और अचानक से ये विद्रोह शुरू हो गया। ये सारी की सारी बात है 10 मई 1857 की, यानी 1857 को 10 मई का दिन था जब मंगल पांडे जो कि एक इंडियन सिपाही थे, उन्होंने एक ब्रिटिश को गोली मार दी थी। और उसके बाद में एक के बाद एक ऐसे इवेंट्स होते गए जिनकी वजह से ये शुरू एक विद्रोह से हुआ था, सिपाहियों का विद्रोह है, लेकिन देखते ही देखते ये एक बड़ा विद्रोह बन गया जिसमें इंडिया के ऑर्डिनरी लोग भी शामिल थे। अब क्या कुछ हुआ वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले 10 मई 1857 को मेरठ के कैंटोनमेंट के कुछ सिपाहीज ने म्यूटिनी स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहला वर्ड है कैंटोनमेंट, इसको हम लोग शॉर्ट में कैंट भी कहते हैं। कैंट एक्चुअली एक छोटा सा स्टेशन होता है, एक जगह होती है जो आर्मी के कंट्रोल में होती है। आमतौर पे हम देखते हैं कि शहरों के बाहर, शहरों से दूर कहीं पर एक छोटा टाउन जैसी जगह होती है, एक छोटा सा रीजन होता है जो पूरी तरीके से आर्मी के कंट्रोल में होता है। वहाँ पे आर्मी के यूनिट्स स्टेशनड रहते हैं, उन्हें कैंट या कैंटोनमेंट कहा जाता है। तो मेरठ के एक कैंटोनमेंट में 10 मई 1857 को एक रिवोल्ट शुरू हो जाता है। क्या होता है उस रिवोल्ट के शुरू होने के बाद में? द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द टाउन एंड सराउंडिंग विलेजेस जॉइंड द सेपॉय। इस विद्रोह की शुरुआत तो सेपॉयज ने करी थी, इसके लिए हम इसे कहते हैं म्यूटिनी। म्यूटिनी का मतलब होता है जब सिपाही कोई विद्रोह करे। तो पहले तो सिपाहियों ने ये विद्रोह किया था तो ये म्यूटिनी था, लेकिन देखते ही देखते इसमें ऑर्डिनरी पीपल भी शामिल हो गए थे जो सिपाहियों के साथ इसमें उतर आए लड़ाई में। अब इन सिपाहीज ने सबसे पहले क्या किया? दे कैप्चर्ड द बेल ऑफ आर्म्स वेयर द आर्म्स एंड एम्यूनिशन वर केप्ट। अब ये जो ब्रिटिश फोर्स है ये अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशन यानी अपने हथियार, अपने गोले बारूद को जिस जगह पर रखा करती थी उसे कहा जाता था बेल ऑफ आर्म्स। सेपॉयज ने जैसे ही म्यूटिनी स्टार्ट करी उन्होंने बेल ऑफ आर्म्स को कैप्चर कर लिया, उसमें जो हथियार रखे हुए थे उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए और फिर उन हथियारों को लेकर व्हाइट पीपल को अटैक करने के लिए निकल गए। यानी कि शहर में जितने भी अंग्रेज लोग थे ब्रिटिश, उनको उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, रैंसैक यानी उजाड़ दिया और जला दिया उनके बंगलोज को और उनकी प्रॉपर्टी को। फिर इसके बाद में ये विद्रोही आगे बढ़े और जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी जैसे कि रिकॉर्ड ऑफिस, जेल, कोर्ट, पोस्ट ऑफिस, ट्रेजरी का मतलब एक प्रकार से खजाना या राजकोष जहाँ पे पैसे इकट्ठे रखे जाते थे, उसको उन्होंने लूटना शुरू कर दिया और पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड एंड प्लंडर्ड। प्लंडर का मतलब लूट लेना। फिर उसके बाद में ये सेपॉयज आगे बढ़े और टेलीग्राफ लाइन जो दिल्ली की ओर जाती थी उसको कट कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश ये मैसेज दिल्ली तक पहुंचाए कि इस प्रकार एक म्यूटिनी की शुरुआत मेरठ में हो चुकी है। फिर जैसे जैसे डार्कनेस डिसेंडेड यानी अंधेरा पड़ने लगा, सेपॉयज का एक ग्रुप हाथों हाथ दिल्ली की ओर रवाना हुआ। यानी कि मेरठ से सिपाहियों का एक ग्रुप दिल्ली की ओर रवाना हो जाता है और ये सिपाही पूरी रात ट्रेवल करके
अगले दिन मॉर्निंग में यानी 11 मई को मॉर्निंग में रेड फोर्ट यानी कि लाल किले पहुंच जाते हैं। इन सेपॉयस का टारगेट था कि वहां लाल किले जाकर बहादुर शाह जो उस वक्त मुगल एम्परर थे उनसे मिला जाए। अब उस वक्त रमज़ान का महीना चल रहा था जो कि एक मुस्लिम होली मंथ है, प्रेयर का और फास्टिंग का। रमज़ान यानी रोजे के महीने में मुस्लिम्स फास्टिंग करते हैं, तो फास्टिंग का महीना चल रहा था और जो ओल्ड मुगल एम्परर है बहादुर शाह वो उसी वक्त अपनी प्रेयर्स को फिनिश उन्होंने किया था और जो सुबह के वक्त वो मील लेते हैं सनराइज से पहले वो लेकर अभी फ्री ही हुए थे। और जैसे ही वो सुबह की मील ले लेते हैं फिर उसके बाद में फास्ट शुरू हो जाता है और फिर शाम को इफ्तार तक वो कुछ भी नहीं खाते। तो उन्होंने सहरी किया था यानी अभी सुबह का अपना मील्स लिया ही था, फ्री होकर बैठे ही थे, तभी उन्होंने कोमोशन एट द गेट्स सुना। कोमोशन का मतलब होता है शोर शराबा। जब बहादुर शाह अपनी मॉर्निंग की प्रेयर्स करके फ्री हुए तो उन्होंने देखा कि नीचे गेट की तरफ कुछ शोर शराबा हो रहा है। तो किस चीज़ का शोर शराबा था ये? कुछ सेपॉय वहां पर इकट्ठे हो गए थे और उसकी विंडो के नीचे खड़े होकर तेज बोल रहे थे और वो कह रहे थे वी हैव कम फ्रॉम मेरठ आफ्टर किलिंग ऑल द इंग्लिशमैन देयर बिकॉज दे आस्क्ड अस टू बाइट बुलेट्स दैट वर कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स विद आवर टीथ। ये क्या कहानी है आपको चैप्टर पढ़ने के दौरान और आगे पता चलेगी। इन सिपॉयज ने जाकर बहादुर शाह को इन्फॉर्म किया कि हम लोग मेरठ से आए हैं और मेरठ में जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे हमने उन्हें किल कर दिया है, हमने उन्हें मार दिया है। क्यों मारा हमने उन्हें? क्योंकि उन्होंने हमें एक बुलेट को बाइट करने के लिए कहा। उन्होंने हमें एक बुलेट यानी गोली दी थी जिसको हमें अपने मुंह से बाइट करना होता था और उस बुलेट के ऊपर गाय और सूअर के मांस की चर्बी लगी हुई थी जो हमें अपने मुंह से बाइट करनी होती थी। अगर हिंदू अपने मुंह से एक ऐसी चीज को बाइट करे जिसके ऊपर गाय की फैट यानी कि चर्बी लगी हो तो ये उनके धर्म को भ्रष्ट कर सकता है और साथ ही साथ मुस्लिम्स के लिए पिग्स का मांस हराम होता है। तो ऐसे में अगर मुस्लिम सेपॉय अपने मुंह से ऐसी किसी बुलेट को बाइट करेंगे जिसके ऊपर पिग का फैट लगा हुआ हो या उसकी ग्रीसिंग हो रखी हो तो ये उनके धर्म को भी भ्रष्ट कर देगा। तो इस प्रकार सेपॉयस को ये लगता था कि अंग्रेजों ने हमारे साथ एक साजिश की है और उन्होंने हमें जानबूझकर ऐसी बुलेट्स बाइट करने को कहा है जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और हमने उस चीज़ के खिलाफ रेबेल कर दिया है। फिर क्या हुआ? एक सेपॉयस का ग्रुप और आता है जो दिल्ली के अंदर एंटर होता है। ये सिपाही तो ऑलरेडी बहादुर शाह से मिलने पहुंचे हुए हैं, तभी सिपाहियों का एक ग्रुप दिल्ली और पहुंचता है और सारे ऑर्डिनरी पीपल को ये बात बता देता है कि हमने मेरठ में विद्रोह की शुरुआत कर दी है और ये ऑर्डिनरी लोग भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं और फिर एक के बाद एक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जाती है। लार्ज नंबर ऑफ यूरोपियंस वर किल्ड, बहुत सारे यूरोपियंस मारे जाते हैं। जो दिल्ली में अमीर लोग हैं उन्हें अटैक किया जाता है और लूटा जाता है। अमीर लोगों को क्यों लूटा जाता है? बिकॉज सेपॉयस की नज़र में ये जो अमीर लोग हैं ये अंग्रेज़ों की वजह से, ब्रिटिश की सहायता से ही अमीर हुए हैं, यानी कि ये उनके साथ मिले हुए हैं। तो हर वो इंसान जिसके ऊपर इंडियन सेपॉयस को शक था कि ये ब्रिटिश के साथ मिले हो सकते हैं, उन्हें अटैक किया गया, उन्हें मार दिया गया। It was clear that Delhi had gone out of British control. ये बात एकदम क्लियर हो चुकी थी कि अब दिल्ली ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं रह गई है। तभी कुछ सेपॉयज रोड इनटू द रेड फोर्ट, वो लाल किले के अंदर घुसते हैं जबरदस्ती, विदाउट ऑब्जर्विंग द इलेबोरेट कोर्ट एटिकेट्स। अगर कोई ऑर्डिनरी मैन एक मुगल बादशाह से मिलने जाता है तो उसके लिए उसे कई एटिकेट्स फॉलो करने होते हैं, कई तरीकों का ध्यान रखना होता है एक बादशाह के सामने जब आप जाकर पेश होते हो। लेकिन इन सेपॉयज ने ऐसे किसी एटिकेट का ध्यान नहीं रखा, उन्होंने ऐसे किसी रिचुअल को ऑब्जर्व नहीं किया, ज़बरदस्ती किले के अंदर घुस आए और जाकर उन्होंने एम्परर को बोला कि यू हैव टू गिव अस ब्लेसिंग्स, आपको हमें ब्लेसिंग्स देनी पड़ेंगी, एक प्रकार से हमें आशीर्वाद देना पड़ेगा कि आप हमारे साथ हो इस म्यूटिनी में। अब वैसे मुगल बादशाह इंडियन सेपॉयस का साथ नहीं देना चाहते थे, क्योंकि इंडियन सेपॉयस ये चाहते थे कि मुगल बादशाह इस
लड़ाई में लीडर बनने के लिए तैयार हो जाए। बट मुगल बादशाह ऑलरेडी काफ़ी ओल्ड थे, बहुत ही पावरलेस फील कर रहे थे और वो किसी भी कीमत पर ब्रिटिश के साथ में कोई लड़ाई मोल नहीं लेना चाहते थे। बट उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं था। सराउंडेड बाय द सेपॉयज, बहादुर शाह हैड नो अदर ऑप्शन, और बहादुर शाह को रिलक्टेंटली हाँ करनी ही पड़ी, उनको मानना पड़ा। और जैसे ही बहादुर शाह मान गए, तभी से बहादुर शाह के नाम पर यह लड़ाई लड़ी जानी शुरू हो गई। यानी कि अब बहादुर शाह 1857 के रिवोल्ट के लीडर बन चुके थे। अब ये रिवोल्ट उनके नाम पर लड़ा जाने वाला था। तो अब ब्रिटिश तक जैसे ही न्यूज़ पहुंचेगी तो उन्हें क्या पता चलेगा कि बहादुर शाह की लीडरशिप में ये लड़ाई, ये वॉर लड़ा जा रहा है। बहादुर शाह वॉज टोटली रिलक्टेंट, वो नहीं चाहते थे, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं होने की वजह से वो इसमें जुड़ गए। लेकिन बहादुर शाह के जुड़ते ही इसको लेजिटिमेसी मिल गई, यानी एक प्रकार से इसको मान्यता मिल गई। बिकॉज अभी तक ये सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया एक विद्रोह मात्र था, लेकिन जैसे ही बहादुर शाह इसके नॉमिनल लीडर बने, तभी से ये एक युद्ध में बदल गया। क्यों? क्योंकि बहादुर शाह जो कि एक मुगल एम्परर है, ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने एक युद्ध छेड़ दिया है ब्रिटिश के खिलाफ। ऐसे ये सारे इवेंट्स हुए और इन सारे इवेंट्स की वजह से 1857 का रिवोल्ट शुरू हो जाता है। तो आपकी बुक में भी चैप्टर के स्टार्टिंग में उन्होंने ये सारे पॉइंट्स दिए हैं जो मैंने आपको बता दिए। अब हम लोग चैप्टर में आगे की ओर बढ़ते हैं। इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने से पहले आपको कुछ वर्ड्स हैं जिनका मतलब पता होना चाहिए, जो इसमें कई बार यूज होंगे। जैसे एक वर्ड है म्यूटिनी। म्यूटिनी का मतलब होता है विद्रोह, कलेक्टिव डिसओबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विद इन द आर्म्ड फोर्सेज। लेकिन ये कैसा विद्रोह है? जब सेना विद्रोह करती है, यानी कि सभी सैनिक कलेक्टिवली डिसओबीडियंस फॉलो करते हैं, वो रूल्स रेगुलेशंस को मानने से मना कर देते हैं, तो इसे म्यूटिनी कहते हैं। यानी कि जब तक सिपाही करे तब तक ये म्यूटिनी है, लेकिन जैसे ही आम लोग इसमें शामिल हो जाएंगे तो ये रिवोल्ट बन जाएगा। अभी तक ये रिवोल्ट नहीं है, अभी तक ये केवल म्यूटिनी हो सकता है, बिकॉज केवल सैनिक इसको कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही पीपल इसमें ऐड हो जाते हैं तो फिर ये रिवोल्ट बन जाता है। अब आप चाहे इसको रिवोल्ट भी कहो या रेबेलियन कहो, ये सिनोनिम्स है, एक ही बात है ये। तो ये हो गया म्यूटिनी और रिवोल्ट। इसीलिए हम लोग 1857 की इस लड़ाई को दोनों नामों से पुकारते हैं। कई जगह हम लोग कहते हैं द म्यूटिनी ऑफ 1857, क्योंकि इसकी शुरुआत सेना के विद्रोह से हुई थी। और कभी कभी हम इसे कहते हैं द रेबेलियन ऑफ 1857 या रिवोल्ट ऑफ 87, क्योंकि इसमें ऑर्डिनरी लोग भी शामिल थे। जब आम जनता शामिल होती है तो ये रिवोल्ट या रेबेलियन कहलाता है। लेकिन जब सेना या सैनिक इसमें शामिल होते हैं तो ये म्यूटिनी होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये एक म्यूटिनी भी है और एक रिवोल्ट भी है। दोनों चीजें इसमें देखी जा सकती है। शुरुआत म्यूटिनी के जैसे हुई, लेकिन ये जल्द ही रिवोल्ट बन गया। बेल ऑफ आर्म्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ये एक स्टोर रूम होता है जिसमें सारे वेपन्स रखे जाते हैं। अब विद्रोहियों को लड़ने के लिए सबसे पहले वेपन्स चाहिए, फिर उनको पैसे चाहिए। तो ऐसे में सबसे पहले वो बेल ऑफ आर्म्स को अटैक करते, लूट लेते ताकि वेपन्स आ जाए। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ट्रेजरी को जाके लूट लेते ताकि उनके पास में खर्च के लिए पैसे भी आ जाएं। तो ये उनका तरीका था। फिर एक वर्ड है जो हमें काफ़ी यहाँ पर यूज़ करने को मिलेगा और ये वर्ड है फिरंगी। फिरंगी एक्चुअली पारसी ओरिजिन का एक वर्ड है। इसका मतलब ये उर्दू और हिंदी दोनों में यूज होता है। ये एक प्रकार का डेरोगेटरी टर्म है, यानी कि ये थोड़ा सा इंसल्टिंग है। और ये फिरंगी वर्ड यूज किया जाता है फॉरेनर्स के लिए, यानी जो भी इंडिया का नहीं है। पर्टिकुलरली हम लोग ये ब्रिटिश के लिए यूज करते हैं। इंडिया में ब्रिटिश को इंसल्टिंग तौर पर फिरंगी कहा जाता था। तो अक्सर उस वक्त जो इंडियंस थे ब्रिटिश को फिरंगी कहकर पुकारते थे। तो ये वर्ड्स हैं जो आपको बार बार इस चैप्टर में यूज आएंगे, मैंने आपको समझा दिए। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, डिस्कस द एविडेंस दैट इंडिकेट्स प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑन द पार्ट ऑफ द रेबल्स। मैंने वो सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पर कवर किए जो चैप्टर के बाद में आपको बुक में दिए गए हैं। तो ये भी उन्हीं में से एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि एविडेंस यानी प्रमाण पेश कीजिए कि इस 1857 के रिवोल्ट में प्लानिंग भी थी और कोऑर्डिनेशन भी था। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है आपस में तालमेल भी था सेपॉयज में, और एक प्रकार की प्लानिंग थी। अब ये बात हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखिए, हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देंगे जो हमें ये चीज प्रूव करके देंगे। जैसे पहला पॉइंट, साइमल्टेनियस अपराइजिंग।
इसका आंसर मैंने खुद प्रिपेयर किया है, क्योंकि बुक में इसका कहीं एक सिंगल जगह पर आंसर नहीं लिखा है, हमें पूरे चैप्टर को पढ़कर ये पॉइंट्स फाइंड आउट करने होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है साइमल्टेनियस अपराइजिंग्स। इस रिवोल्ट के दौरान तकरीबन एक जैसी अपराइजिंग्स हुई थी और सब एक ही समय पर शुरू हुई थी। द रिवोल्ट ब्रोक आउट ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली एट सेवरल प्लेसेस, जैसे कि मेरठ में, फिर उसके बाद में दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और बाद में झांसी। इन सब जगहों पर एक साथ अपराइजिंग हुई थी, यानी विद्रोह एक साथ शुरू हुआ। अगर इतनी सारी जगहों पर एक साथ विद्रोह शुरू हुआ है तो इसका मतलब कि ये प्रॉपर प्लानिंग से किया गया है। सेकेंड पॉइंट, कॉमन एक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश सिंबल्स। जो भी ब्रिटिश से जुड़ी चीजें इंडिया में थी उन सब को टारगेट किया गया था। जैसे कि रेबल्स ने हर जगह पर ब्रिटिश ऑफिसर्स को अटैक किया, कैंटोनमेंट्स, ट्रेजरीज, रिकॉर्ड रूम्स और लॉ कोर्ट्स, इन सब को अटैक किया गया। अगर हर जगह पर सेम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, हर सिटी, हर टाउन, हर विलेज जहां पर यह विद्रोह शुरू हो रहा था वहां पर सेम यही काम किए गए हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहां पर प्लानिंग है। विदाउट, अगर आप प्लानिंग के बिना ऐसा कोई काम करोगे तो ये सारे काम आप थोड़ी कर पाओगे, तो इसका मतलब प्लानिंग मौजूद थी। थर्ड पॉइंट, प्रोक्लेमेशंस एंड अपील्स। उस वक्त कई प्रोक्लेमेशन यानी ऐसी घोषणाएं दी गई थी। द रेबल्स इशूड प्रोक्लेमेशंस इन द नेम ऑफ लीडर्स लाइक बहादुर शाह जफर, calling upon people to unite against British rule, which reflects organized planning। देखिए, रेबल्स ने कई शहरों में, कई गांवों के अंदर घोषणाएं की। उन्होंने प्रोक्लेमेशंस को प्रिंट कराकर दीवारों पर लगाया था, आम लोगों तक वो सुनाए गए थे बोलकर। तो अगर आप पहले से प्रोक्लेमेशन दे रहे हो, यानी कि आप घोषणा कर रहे हो कि जो भी आम लोग इस विद्रोह में जुड़े उन्हें क्या करना है, तो ऑब्वियसली आप जब ऑलरेडी एडवांस में उन्हें ये चीज बता रहे हो उन्हें क्या करना है, तो इसका मतलब आपके पास में प्लानिंग है। अगर प्लानिंग नहीं होती तो आप लोगों को कैसे बताते कि उन्हें क्या करना है। सो प्रोक्लेमेशंस और अपील्स का एग्जिस्ट करना इस बात का एविडेंस है कि यह सारा काम प्लानिंग से किया जा रहा था। और फाइनली, कम्युनिकेशन थ्रू मैसेंजर्स। हमें यह पता चलता है कि इंफॉर्मेशन और मैसेजेस आगे से आगे भेजे जा रहे थे। जैसे कि मेरठ से शुरुआत हुई इस क्रांति की, तो मेरठ से आगे नेक्स्ट किसी प्लेस पर आगे एक मैसेंजर को भेजा गया जिसने जाकर इन्फॉर्म किया कि हमने मेरठ कैंट में ये रिवोल्ट शुरू कर दिया है, अब आप भी स्टार्ट कर दो। फिर वो आगे वाले टाउन में या इन्फेंट्री में जाकर ये सूचना देते कि हमने वहां पर रिवोल्ट शुरू कर दिया है, आप भी ये काम करो। तो आगे से आगे मैसेंजर्स जा रहे हैं। सो दैट मीन्स कि ये कोऑर्डिनेशन है उनके अंदर, वो चाहते हैं कि हर जगह पर एक जैसा काम हो। तो ये 4 पॉइंट्स हमें ये बताते हैं कि ये रिवोल्ट ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली अनप्लैन्ड था। हाँ, शुरुआत हो सकता है विदाउट प्लानिंग हो गई होगी, लेकिन लेटर ऑन इसमें प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन दोनों देखे गए थे। तो ये चारों पॉइंट्स इस बात को प्रूव करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डिड द म्यूटिनस सेपॉयज इन मेनी प्लेसेस टर्न टू अर्स्टवाइल रूलर्स टू प्रोवाइड लीडरशिप टू द रिवोल्ट। देखिए, जैसे ही सेपॉयज ने म्यूटिनी की शुरुआत करी, वो सबसे पहले अर्स्टवाइल यानी कि भूतपूर्व रूलर्स के पास में गए। अर्स्टवाइल का मतलब जो पहले कभी रूलर्स रहे हों। ब्रिटिश के आने के बाद में तो ज्यादातर जगह पर ब्रिटिश का रूल था, तो रूलर्स तो नहीं थे ऑब्वियसली, तो पहले कभी वो रूलर रहे होंगे। तो म्यूटिनस सेपॉयज जो थे, जो विद्रोह कर रहे थे, उन सभी सिपाहियों ने सबसे पहले ऐसे भूतपूर्व जो पहले रूलर्स रहे हैं उनको अप्रोच किया और उनसे डिमांड करी कि वो हमारे लीडर बन जाएं। ऐसा क्यों, उसका क्या कारण था? देखिए, व्हेन द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रोक आउट, द म्यूटिनस सेपॉयज लैक्ड ए कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम एंड रिकॉग्नाइज्ड लीडरशिप। जब इस रिवोल्ट की शुरुआत हुई ना, तो उस रिवोल्ट की शुरुआत होने से पहले जो सेपॉयज थे उनके पास में कोई प्रोग्राम नहीं था कि हमें आगे जाकर क्या करना है, ना ही उनके पास में कोई रिकॉग्नाइज्ड लीडरशिप थी, यानी उन्होंने किसी को अपना लीडर नहीं चुना था जो उनको गाइड करे क्या करना है। तो ऐसे में जल्दबाजी में उन्होंने अर्स्टवाइल रूलर्स को अप्रोच किया और उनको जाकर बोला कि आप हमें गाइडेंस और अथॉरिटी दो।
सेपॉयज ने बोला कि हम तो सिपाही हैं, हमें क्या पता क्या करना है, हमने इस रिवोल्ट की शुरुआत तो कर दी लेकिन अब आगे के इवेंट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू डू दिस थिंग, हमें नहीं पता क्या करना है। तो ऐसे में आप रूलर्स रहे हो, आप हमें गाइड करो, आप हमें इसके साथ जुड़ जाओ तो हमें इसको अथॉरिटी मिल जाएगी इस रिवोल्ट को। तो ऐसा क्यों हुआ था, उसके कुछ कारण दिए हैं कि इन सेपॉयज ने रूलर्स को ही क्यों अप्रोच किया। उसका सबसे पहला कारण है सिंबल ऑफ लेजिटिमेट अथॉरिटी। सेपॉयज और कॉमन पीपल का यह मानना था कि जो रूलर्स होते हैं वो लेजिटिमेट और लॉफुल अथॉरिटी होते हैं। लेजिटिमेट का मतलब कानूनन वो एकदम सही अथॉरिटी है, लॉफुली कानून के हिसाब से वो लोग एक प्रकार से मान्यता प्राप्त है। अगर बहादुर शाह ये कहता है कि मैं ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट कर रहा हूं तो फिर ये कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं है, ये बादशाह की लीडरशिप में लड़ा जाने वाला युद्ध का रूप ले लेगा। तो ऐसे में जब तक रूलर्स नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि उस टाइम रूलिंग क्लासेस हुआ करती थी, राजा महाराजा हुआ करते थे, तो जब तक राजा महाराजा इस लड़ाई से नहीं जुड़ेंगे तब तक तो ये एक प्रकार का विद्रोह है जो सैनिकों ने किया है। ये युद्ध का रूप तो तभी ले पाएगा जब इसमें बड़े नाम जुड़ेंगे। तो इसीलिए बहादुर शाह जफर या रानी लक्ष्मीबाई या नाना साहेब या बेगम हजरत महल, इनको राइटफुल रूलर्स माना जाता था। और लोग ये मानते थे कि वैसे भी ब्रिटिश ने इनके साथ में ऑलरेडी अन्याय किया हुआ है, क्योंकि इनकी पावर को अनजस्टली, अन्याय वाले तरीके से, गलत तरीके से ब्रिटिश ने छीन लिया है। तो ऐसे में अगर ये लोग लीडर बन जाएंगे तो ये भी एक कारण बन जाएगा हमारे पास युद्ध लड़ने के लिए। सेकेंड पॉइंट है शेयर्ड ग्रीवेंसेज अगेंस्ट द ब्रिटिश। ग्रीवेंसेस का मतलब शिकायतें। अब जिस प्रकार सेपॉयज को शिकायतें थी ब्रिटिश से, उसी प्रकार इन रूलर्स को भी तो बहुत सारी शिकायतें थी। जैसे कि ब्रिटिश ने इनके साथ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का यूज किया, इनकी टेरिटरीज को एनेक्स कर लिया था, इनके ऊपर हैवी रेवेन्यू डिमांड्स निकाल दी थी, प्लस इनके इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशंस में इतना इंटरफेरेंस करते थे। तो सेपॉयज और रूलर्स दोनों के पास में कारण है, दोनों अपने आप को विक्टिम के तौर पर देखते थे ब्रिटिश के। यानी कि इन ब्रिटिश ने ना सिर्फ सेपॉयज के साथ में अन्याय किया है बल्कि रूलर्स के साथ में भी किया था। तो सेपॉयज को लगता था कि देन व्हाई नॉट, रूलर्स ही अगर हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आपको भी कुछ शिकायत है, हमें भी कुछ शिकायत है, दोनों मिलकर लड़ेंगे ब्रिटिश से। ये एक रीजन। थर्ड रीजन था नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन। सेपॉयज को रूलर्स का अथॉरिटी इसीलिए भी जरूरत थी, रूलर्स का गाइडेंस की जरूरत इसलिए भी थी बिकॉज रूलर्स ही उनको डायरेक्शन दे सकते थे, क्योंकि सेपॉयज ने इससे पहले कोई बड़ा युद्ध तो लड़ा नहीं था। ये रिवोल्ट तो एक लोकल अपराइजिंग के तौर पे शुरू हुआ था। ऐसे में बहुत जरूरत थी कोऑर्डिनेट रेजिस्टेंस की और रिसोर्सेज को मैनेज करने की, पॉलिटिकल डायरेक्शन की, और ये सारी चीज़ें केवल रूलर्स प्रोवाइड कर सकते थे बिकॉज दे वर एक्सपीरियंस्ड। उन्होंने वो दौर देखा है, उन्होंने आर्मी को मेंटेन किया है, उन्होंने युद्ध लड़े हैं। तो ऐसे में अगर रूलर्स हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो डेफिनेटली हमें लेजिटिमेसी मिल जाएगी। प्लस पॉपुलर सपोर्ट फॉर ट्रेडिशनल रूलर्स। ये रूलर्स लोगों में भी तो बहुत फेमस थे, लोगों में बहुत पॉपुलर थे, इनको लोगों से बहुत रेस्पेक्ट प्राप्त थी, लोग इनके प्रति लॉयल यानी वफादार हुआ करते थे। तो ऐसे में अगर रूलर्स भी 1857 के रिवोल्ट में जुड़ जाएंगे तो इससे पीजेंट्स का, आर्टिसंस का, सोल्जर्स का, आम लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। तो ये सारे कारण थे कि वो अपने साथ में इन अर्सवाइल रूलर्स को चाहते थे। मैंने सारे पॉइंट्स एक जगह पर इकट्ठे करके लिए आपके लिए यहाँ पे ऐड कर दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में नोट्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द लीडर्स हु कंट्रीब्यूटेड इन द रिवोल्ट बाय द लीडरशिप। यानी कि उन सभी लीडर्स के नाम बताइए जिन्होंने अपनी लीडरशिप इस रिवोल्ट को दी थी। जैसे अभी हमने एक नाम तो बहादुर शाह का ही बोला, तो उसी प्रकार और कौन कौन से लीडर्स थे आपकी बुक में जिनका नेम दिया है, मैं केवल उन्हीं को यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास में है लीडर्स फ्रॉम द रूलिंग क्लास। हम उन लीडर्स की लिस्ट बना लेते हैं जो रूलर्स थे, अर्स्टवाइल रूलर्स थे और इस रिवोल्ट में लीडरशिप देते हैं। सबसे पहला नाम है बहादुर शाह। बहादुर शाह उस वक्त नॉमिनल मुगल एम्परर थे इस रिवोल्ट के दौरान, बूढ़े थे और वो रेडी भी नहीं थे लीडर बनने के, लेकिन उनके पास में कोई और ऑप्शन नहीं था तो वो उन्होंने अपनी लीडरशिप इसको दी। दूसरा व्यक्ति है नाना साहिब। नाना साहिब कहां से बिलोंग करते थे? कानपुर से।
तो सेपॉयज और पीपल ने उनको अप्रोच किया और उनको मनाया कि वो इस रिवोल्ट में अपनी लीडरशिप दे। वैसे नाना साहिब सक्सेसर ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड हैं, यानी पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी थे, उनको अप्रोच किया गया। और 1858 के एंड में जब ये रेबेलियन कोलैप्स हुआ तो नाना साहिब को एस्केप्ड टू नेपाल, उन्हें भागकर नेपाल जाना पड़ा, लेकिन वो इसमें लीडरशिप दे रहे थे। थर्ड है रानी लक्ष्मीबाई, वो झांसी में थी, उनको भी लीडरशिप दी, उन्होंने भी लीडरशिप ले ली। और नेक्स्ट है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट में एक लोकल जमींदार हुआ करते थे, जिन्होंने भी इस रिवोल्ट को अपनी लीडरशिप दी। और नेक्स्ट है बिरजिस कद्र। बिरजिस कद्र एक्चुअली यंग सन ऑफ नवाब है। नवाब वाजिद अली शाह जो अवध के नवाब थे, जब उनको डिस्प्लेस कर दिया गया तो उनके छोटे बेटे बिरजिस कद्र को लीडरशिप दी गई और उन्होंने एक्सेप्ट करी। अब ये तो सारे के सारे देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये पांचों लोग जो हैं ये रूलिंग क्लास से बिलोंग करते थे। लेकिन इस रिवोल्ट में कई रिलीजियस कम्युनिटी से जुड़े लोगों ने भी अपनी लीडरशिप प्रोवाइड करी थी, और खास तौर से इसमें नाम नहीं आता, लेकिन दो ऐसे लोग हैं। एक तो है मेरठ से, हमें ऐसी रिपोर्ट्स मिली कि मेरठ में एक फकीर है जो appeared riding on an elephant and sepoys were visiting him frequently, यानी कि एक फकीर है जो मेरठ में आया है और वो एलिफेंट पर बैठकर आया है और लोग उससे मिल रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो भी उनको कुछ गाइडेंस दे रहा था। ऐसे ही लखनऊ के अंदर भी एक खबर फैली कि वहां पर कुछ रिलीजियस लीडर्स है या फिर सेल्फ स्टाइल्ड प्रोफेट्स है, यानी अपनी ही तरह के कुछ प्रोफेट्स है जो अपनी एक अलग प्रकार की फॉलोइंग रखते हैं रिलीजियस, वो भी ब्रिटिश रूल को डिस्ट्रॉय करने के लिए लोगों को गाइड कर रहे थे। तो हम कह सकते हैं कुछ फकीर और कुछ रिलीजियस लीडर और प्रोफेट्स वो भी इसमें लीडरशिप दे रहे थे। और फाइनली कुछ लोकल लीडर्स भी थे, जैसे कि एक थे गुनु। ये गुनु एक्चुअली ट्राइबल कल्टीवेटर थे। कहां पर? छोटा नागपुर में एक जगह है सिंहभूम, छोटा नागपुर जो प्लेटो है वहां पर सिंहभूम नाम की एक जगह पर एक ट्राइबल कल्टीवेटर हुआ करते थे। किस ट्राइब से बिलोंग करते थे? कोल ट्राइब से, वो भी इसमें लीडरशिप देते हैं। और एक है शाहमल। शाहमल कौन थे? ये शाहमल एक्चुअली उत्तर प्रदेश के परगना बारोत से बिलोंग करते थे। उत्तर प्रदेश में एक परगना है बारोत, वहां पर एक लोकल लीडर थे। और एक तीसरा नाम है मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह को डंका शाह के नाम से भी बुलाया जाता था, वो भी एक लीडर बनकर उभरे। तो इस प्रकार हमारे पास में 5 लोग ये हैं, 2 पॉइंट्स यहाँ पर है और 3 पॉइंट्स यहाँ पर है। कुल मिला के हमारे पास में ये वो सारे लोग थे जिन्होंने इसमें लीडरशिप प्रोवाइड करी थी। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ कवर हो गया। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द वेरियस र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज विच प्रिवेल्ड ड्यूरिंग द रिवोल्ट। इस रिवोल्ट के दौरान बहुत सारे रूमर्स यानी अफवाहें फैली थी, और प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी, पहले से ही बता देना कि आगे ऐसा क्या होगा। तो देखिए ये जो 1857 का रिवोल्ट है, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस रिवोल्ट के दौरान बहुत सारे अफवाहें फैली हुई थी, और आप ऐसा भी कह सकते हो कि अफवाहों ने तो एक मेन रोल प्ले किया है। इन अफवाहों की वजह से ही आगे जाकर ये क्रांति हुई थी। इनफैक्ट रूमर्स और प्रोफेसीज ने बहुत सारे लोगों को इस रिवोल्ट के लिए उकसाया था। अब क्या क्या रूमर्स उस वक्त फैले हुए थे वो चीज हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कुछ तो रूमर्स है और कुछ प्रोफेसीज है। सबसे पहला रूमर और सबसे इंपॉर्टेंट रूमर अफवाह जो उस वक्त फैली हुई थी वो थी कि बुलेट्स कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। जैसे आपको यहां पर पिक्चर में दिख रही है ना, ये एनफील्ड राइफल है जो उस वक्त इंडियन सेपॉयज को दी गई थी। इस एनफील्ड राइफल के अंदर बुलेट्स होती थी, बुलेट्स ऑफ द कार्ट्रिज। ये एनफील्ड राइफल की जो बुलेट्स थी, ऐसा कहा जाता था कि वो कोटेड है विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। उन बुलेट के ऊपर फैट यानी कि मांस, गाय का और सुअर का, पिग्स का, वो उसकी कोटिंग की गई है। और अगर कोई भी उसे अपने मुंह से काटेगा तो उसकी तो कास्ट और रिलीजन दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि हिंदू कभी भी फैट ऑफ काउज एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मुस्लिम कभी पिग्स का फैट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुस्लिम्स के लिए पिग्स का मांस हराम है
और हिंदुओं के लिए तो मांस ही अपने आप में हराम है या फिर कह सकते हो, और काउस तो पर्टिकुलरली जो उनके लिए एक बड़ा रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखता है, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही ये चीज़ एक्सेप्टेड नहीं थी। अब ब्रिटिश ने कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि ऐसा कुछ था। ब्रिटिश ने कभी भी इस चीज़ को नहीं माना कि ऐसा कुछ उन्होंने कोई बुलेट के ऊपर कोटिंग करवाई है, बट इंडियंस को शक था, तो हम इसको फिलहाल अफवाह के तौर पर ही मान रहे हैं। ऐसे ही एक और अफवाह फैली हुई थी, वो क्या थी? बोन डस्ट ऑफ काउज एंड पिग्स इन द फ्लोर। फ्लोर का मतलब आटा। उस वक्त एक रूमर यह फैला कि बाजार में जो आटा मिल रहा है उस आटे में गाय और अगेन सूअर की हड्डियों का चूरा मिक्स किया गया है, डस्ट उसमें मिक्स की गई है, बोन डस्ट। अब क्या होगा, अगर कोई भी लोग उसे खाएंगे तो उनका तो धर्म नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों कर रहे होंगे ब्रिटिश? इंडियंस को यह लगता था कि ब्रिटिश वांटेड टू कन्वर्ट इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी। वो इंडियंस का धर्म बदलकर उन्हें क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। क्रिश्चियंस तो नॉन वेज खाते हैं, तो ऐसे में जानबूझकर इंडियंस को काऊ और पिग का बोन डस्ट आटे में मिलाकर दिया जा रहा है, ताकि एक प्रकार से वो भी नॉन वेजिटेरियन थिंग कंज्यूम कर ले और फाइनली इजीली क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो जाए। एक रूमर और फैला हुआ था और वो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चपातीज। ये एक्चुअली बड़ी अजीब सी स्टोरी है, इसको रूमर भी नहीं कहा जा सकता, बट बुक में ये ऑलरेडी मेंशन है तो हम देख लेते हैं। उस वक्त एक खबर ये फैली थी कि चपातीज आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम विलेज टू विलेज। कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि उस वक्त एक गांव से दूसरे गांव में चपाती बांटी जा रही है। एक पर्सन रात को अचानक अपीयर होता है, गांव के वॉचमैन को कुछ चपातीज देता है और फिर उसे कहता है टू मेक 5 मोर, कि मैंने तुम्हें एक चपाती दी, तुम 5 चपाती और बनाओ और उसको नेक्स्ट विलेज में जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब इस बात का क्या मतलब है? यानी रात को कोई पर्सन आता है, वो चपाती डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वॉचमैन को कहता है, इस बात का क्या तुक है? वो अभी तक हमें समझ में नहीं आया। उस वक्त भी समझ में नहीं आया था, आज भी हमें स्टोरी का रियल मीनिंग नहीं पता, बट देन हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये ओमेन ऑफ एन अपहीवल है, यानी कि कोई बहुत बड़ी उथल पुथल होने वाली है, ये उसका ओमेन यानी उसका एक शगुन है, उसका एक संकेत है। तो इस प्रकार ये 3 रूमर्स थे जो फैले हुए थे। इसके अलावा एक प्रोफेसी भी थी, और प्रोफेसी ये थी कि एक्चुअली ब्रिटिश इंडिया में सेटल हुए थे आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। ऐसा कहा जाता है 23 जून 1757 को, है ना, 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, जिसमें ब्रिटिश जीत गए और उसके बाद में उनको बंगाल की दीवानी मिल गई और वो बंगाल में सेटल हो गए। और किसी ने उस वक्त भविष्यवाणी करी थी कि 1757 के ठीक 100 साल बाद, यानी जब उसकी सेंटेनरी यानी शतक हो जाएगा, कब होगा बैटल ऑफ प्लासी की सेंटेनरी? 23 जून 1857 को। उस टाइम ब्रिटिश रूल भी खत्म हो जाएगा। तो लोग ये मानते थे कि अगर हम लोग ब्रिटिश से लड़ लेते हैं ना तो अच्छा है, क्योंकि एनीवेज भविष्यवाणी तो की हुई है कि 23 जून 1857 को ब्रिटिश रूल खत्म होने वाला है। देन व्हाई नॉट ट्राई करते हैं, जीत जाएंगे, क्योंकि वैसे भी भविष्यवाणी को तो सच होना ही है। तो ऐसे में ये सारे रीजंस थे, रूमर्स थे, प्रोफेसीज थी जो उस वक्त फैली हुई थी। इसके ऊपर क्वेश्चन इस बार आ सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने, व्हाई डिड पीपल बिलीव इन द रूमर्स दैट प्लेड ए पार्ट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857? आखिर अगर इतनी अफवाहें फैली हुई थी तो लोग इन अफवाहों में क्यों विश्वास कर रहे थे? क्योंकि आज अगर हम देखें ना, जो अभी का कंटेम्प्रेरी टाइम है, इस टाइम के हिसाब से तो लोग ऐसी अफवाहों में कभी नहीं मानेंगे, बिकॉज बड़ी ही इरेशनल सी साउंड करती हैं कि किसी ने आटे में बोन डस्ट मिला दिया है या फिर बुलेट पर ऐसी कोटिंग है। लेकिन उस जमाने में लोग इन बातों को बहुत ईजिली मान लेते थे। क्यों? क्या कारण है कि लोग अफवाहों में जल्दी मान लेते हैं? इसका देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बना के दिए हैं, आप इन पॉइंट्स को समझिए। बट जनरली हम ये कह सकते हैं, पीपल बिलीव्ड इन रूमर्स बिकॉज ऑफ देयर फियर्स एंड एप्रीहेंशन। देखिए, लोगों के मन में ऑलरेडी डर बैठा हुआ था। एप्रीहेंशन का मतलब कुछ बुरा होने वाला है, लोगों के मन में ये डर ऑलरेडी घर कर चुके थे, उनके फेथ और कन्विक्शन ऐसे ही थे। देखिए, इसने बहुत अच्छा पॉइंट आपको बुक में भी लिखा गया है, वो पॉइंट है, रूमर्स सर्कुलेट ओनली व्हेन दे रेजोनेट विद द डीपर फियर्स और सस्पिशंस ऑफ पीपल। लोगों के मन में ऑलरेडी फियर,
डर होता है, शक होता है, और जब कोई ऐसी अफवाह आपको सुनने को मिले जो लोगों के मन में छुपे हुए डर के साथ एग्जैक्टली मैच कर जाए, तो फिर लोग उस अफवाह को जल्दी ही मान लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लोगों के मन में शक का बीज तो आ चुका है। और अगर उससे मिलती जुलती अफवाह वो सुनेंगे तो बहुत इजीली मान लेंगे। यही सब कुछ यहां पर हुआ था। अब इंडियंस के मन में शक का बीज क्यों बोया गया, इंडियंस को किस बात को लेकर डर था, उसके हमने 3 पॉइंट्स दिए हैं। सबसे पहला कारण था कि ये सब खुद ब्रिटिश का ही किया हुआ है। ब्रिटिश ने ऑलरेडी कई ऐसे काम किए थे जिनकी वजह से लोगों के मन में उनके प्रति शक आ ही चुका था। जैसे पहले ब्रिटिश ने उस वक्त रिफॉर्मेशन पॉलिसीज अपनाई थी। रिफॉर्मेशन पॉलिसी का मतलब क्या है, जब इंडिया में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक का रूल था, तो उस वक्त ब्रिटिश ने रिफॉर्मिंग इंडियन सोसाइटी का काम किया था। उस वक्त लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्ट करने का काम किया। उन्होंने इंट्रोड्यूस करे वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न आइडियाज, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस, और उन्होंने इंडिया में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बनाए। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक ये चाहते थे कि इंडिया का जो गुरुकुल स्टाइल ऑफ एजुकेशन सिस्टम है वो खत्म हो जाए और लोग वेस्टर्न एजुकेशन अपना ले, बिकॉज वेस्टर्न एजुकेशन प्योरली साइंटिफिक होती है, वो साइंस बेस्ड होती है। तो वो चाहते थे कि लोगों को अंधविश्वासी ना रह जाएं, लोग पुराने तौर तरीकों पे रूडिमेंट्री ना रहें। तो ऐसे में उनको वेस्टर्न एजुकेशन मिलेगी, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज उसने ओपन करवाई। लोगों को मन में ये डर था कि ये जानबूझकर हमें इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारा कल्चर खत्म हो जाए, तो डर तो लोगों के मन में था। दूसरी प्रॉब्लम है एबॉलिशन ऑफ ओल्ड कस्टम्स। ब्रिटिश ने कई ऐसे पुराने ओल्ड कस्टम्स थे जिनको एबॉलिश करने के लिए कानून बना दिए थे, जैसे कि सती प्रथा। 1829 में सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बना। फिर रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज, विधवा विवाह, उसके लिए भी उन्होंने कानून बनाए। तो इस प्रकार इंडियंस को ये लगता था कि हमारे ओल्ड ट्रेडिशंस को तो एनीवेज ये लोग नष्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि इन्होंने ऐसी बुलेट्स बना दी होंगी या बोन डस्ट मिला दिया होगा, क्योंकि शक तो ऑलरेडी है ना लोगों के मन में इतनी सब चीज़ों की वजह से। तो ऐसे में लोग अफवाहों पर जल्दी बिलीव कर लेते थे। इसी प्रकार देखिए एनेक्सेशन ऑफ नेटिव स्टेट्स। ब्रिटिश ने जानबूझकर मिस गवर्नमेंट यानी कि कुशासन के आरोप लगाकर या फिर रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज एडॉप्शन यानी गोद लेने की प्रथा पर रोक लगाकर ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट्स जैसे कि अवध या झांसी या सतारा, इस प्रकार के स्टेट्स को तो ऑलरेडी एनेक्स कर लिया था। तो लोगों के मन में ब्रिटिश के प्रति ऑलरेडी ये डाउट था कि ब्रिटिश हमारे इलाकों को वैसे भी एनेक्स करना चाहते हैं, वैसे भी अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, तो ये डर ऑलरेडी आ चुका था। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड वैल्यूज। ये जो किंग्स हुआ करते थे जैसे नवाब वाजिद अली शाह, ऐसे लोगों को हटा देने की वजह से लोगों का एक जो सोशियो रिलीजियस कस्टम्स होते हैं, जो एक पैटर्न चला आ रहा था, अब वो डिस्ट्रॉय हो रहा था। इंडियंस को लगने लगा कि हमारे जो ओल्ड कल्चरल वैल्यूज है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, हमारे किंग्स, हमारे अपने लोग हैं, उनको अपनी जगह से हटाया जा रहा है और उसकी जगह पर ब्रिटिश एक इम्पर्सनल, एलियन और ऑपरेसिव रूल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडियंस को लगता था कि ब्रिटिश का रूल इम्पर्सनल है, यहां पर कोई व्यक्तिगत कुछ नहीं होता, ये एलियन रूल है जो जबरदस्ती हम पर थोपा गया है और ऑपरेसिव यानी अत्याचारी है। तो ऐसे में इंडियंस ऑलरेडी इस बात को लेकर डाउटफुल थे कि ये ब्रिटिश हमें खत्म करना चाहते हैं, हमारी वैल्यूज को खत्म करना चाहते हैं। फिर इसके बाद में ब्रिटिश ने एक काम और करा, क्रिश्चियन मिशनरीज को इंट्रोड्यूस कर दिया। क्रिश्चियन मिशनरीज एक मिशन लेकर इंडिया में आए थे और वो था क्रिश्चियन रिलीजन को प्रोपेगेट करना, बढ़ाना, इंडियंस को रिलीजियसली कन्वर्ट करके हिंदू या मुस्लिम से क्रिश्चियन बनाना। तो ऑलरेडी इंडिया में ये काम हो रहे थे, तो लोगों का शक बढ़ गया था। इतनी सब चीज़ों को होते हुए उन्होंने देखा था, तो इसलिए उनको लगता था कि कोई बड़ी बात नहीं है कि ये हमारे साथ में इस प्रकार कर सकते हैं। इसीलिए हमने रूमर्स और प्रोफेसीज पर जल्दी विश्वास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, डिस्कस द एक्सटेंट टू विच रिलीजियस बिलीव्स शेप्ड द इवेंट्स ऑफ 1857। मैंने ऑलरेडी रूमर्स डिस्कस किए हैं जो रिलीजन से जुड़े थे, यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने और लिया, इसकी एक वजह है। एक्चुअली ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक में भी पीछे दिया गया है, तो इसीलिए मैंने इसको ले लिया। हमें यहाँ पर पूछा गया है कि
टू विच एक्सटेंट, यानी किस हद तक आप ये मानते हैं कि रिलीजियस बिलीफ्स ने ही इस 1857 के रिवोल्ट को हवा दी थी। तो हमने यहां पर टोटल 4 पॉइंट्स लिए हैं। सबसे पहला पॉइंट है फियर ऑफ थ्रेट टू रिलीजन। One of the major causes of the revolt was the widespread belief that British were trying to destroy Indian religions and traditions. Already लोगों के मन में यह डर था कि ब्रिटिश हमारे रिलीजन को, हमारे ट्रेडिशंस को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी पॉलिसीज लागू करी थी जो अभी हमने जस्ट देखा, कई ऐसे सोशल रिफॉर्म, क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटीज। तो उस डर, वो धर्म से जुड़ा डर था ना, रिलीजियस थ्रेट, तो इस वजह से रिलीजियस बिलीफ ने फ्यूल करा 1857 का रिवोल्ट। सेकेंड था इशू ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिज। उन्होंने ग्रीस्ड कार्ट्रिज हमें दी जिस पर काव और पिग्स के फैट की कवरिंग हो सकती थी। सेकेंड, ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन सोशल कस्टम्स। उन्होंने कई सारे सोशल कस्टम्स में इंटरफियर किया, जैसे सती प्रथा या विधवा विवाह जैसी चीजें। और फाइनली रिलीजियस यूनिटी इन रेबेल प्रोक्लेमेशंस। इसके अलावा रेबेल के प्रोक्लेमेशंस को अगर देखा जाए जो बहादुर शाह ने जारी किए थे, उसमें हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों को अपील किया गया था। यानी एक प्रकार से हम हर प्रकार के रिलीजन के लोगों को उसमें बुला रहे थे प्रोक्लेमेशंस के जरिए। तो आप इन चारों पॉइंट्स को देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि काफी हद तक इस 1857 के रिवोल्ट में रिलीजन का हाथ है, क्योंकि पहला डर रिलीजन को लेकर, ग्रीस्ड कार्ट्रिज रिलीजन को लेकर, ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन सोशल कस्टम रिलीजन, और रिलीजियस यूनिटी जो प्रोक्लेमेशंस में देखती है, ये सारी चीजें रिलीजन से जुड़ी है। तो हो सकता है हम ऐसा कह सकते हैं कि 1857 के रिवोल्ट को हैपन करने में रिलीजन का बहुत बड़ा हाथ था। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में पीछे दिया था, तो इसलिए मैंने इसके सारे पॉइंट्स आपके लिए लिख दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रख सकते हैं और फिर इसको लिख लीजिएगा। आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Why did the British became increasingly interested in acquiring the territory of अवध? थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन आता है। अवध एक्चुअली उस वक्त कहा जाता था, आज जहां पर उत्तर प्रदेश है, पहले वो इलाका अवध हुआ करता था। एग्जैक्टली पॉलिटिकल बाउंड्री आज जैसी उत्तर प्रदेश की उस वक्त अवध की नहीं थी, लेकिन आप काफ़ी हद तक ये मान सकते हैं कि आज जहां उत्तर प्रदेश है, पहले उसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस और उससे पहले इसका नाम था अवध। तो ये जो अवध वाला इलाका है, ब्रिटिश इस अवध को जीतने में बहुत इंटरेस्टेड थे। हमेशा से ब्रिटिश अवध के पीछे पड़े थे, जबकि अवध एक प्रिंसली स्टेट था। यहाँ पर नवाब वाजिद अली शाह का रूल हुआ करता था और ब्रिटिश हर हालत में चाहते थे कि नवाब वाजिद अली शाह पर कुछ भी आरोप लगाए, उसके ऊपर कई प्रकार के लांछन लगा के उसको हटा दें, ताकि हम अवध को जीत सकें। अब ब्रिटिश अवध को किसी भी कीमत पर जीतना आखिर क्यों चाहते थे? अवध में ऐसा क्या था? ये चीज यहां पर पूछी गई है। तो यहां पर हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। द ब्रिटिश बिकेम इंक्रीजिंगली इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग द टेरिटरी ऑफ अवध बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पहला रीजन था, दे फेल्ट दैट द सॉइल देयर वाज गुड फॉर प्रोड्यूसिंग इंडिगो एंड कॉटन। ब्रिटिश अवध को इसलिए जीतना चाहते थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि यहाँ की जो सॉइल है वो इंडिगो यानी नील की खेती के लिए और कॉटन की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। दूसरा, द रीजन वॉज आइडियली लोकेटेड टू बी डेवलप्ड इनटू द प्रिंसिपल मार्केट ऑफ अपर इंडिया। अवध की जो पोजीशन है वो अपर इंडिया यानी नॉर्थ इंडिया में बहुत आइडियल है, बहुत अच्छी लोकेशन है। तो ऐसे में ये एक मार्केट बन सकता है, एक बड़ा मार्केट के तौर पे डेवलप किया जा सकता है, जिससे पैसे की कमाई होगी। तीसरा रीजन, ऑलरेडी ब्रिटिश ने इंडिया के ज्यादातर इलाके जीत लिए थे। जब ब्रिटिश अवध पर अपनी नजर डालते हैं तब तक मराठा लैंड, दोआब का लैंड या फिर कर्नाटिक रीजन यानी कर्नाटका से जुड़ा पंजाब और बंगाल, ये सारे रीजन ब्रिटिश ऑलरेडी जीत चुके थे। तो एक तरफ से आप देखोगे ना, तो यहां पर अगर मान लीजिए यहां पर अवध है तो ऑलरेडी ब्रिटिश तकरीबन बाकी इंडिया अपने कब्जे में ले चुके हैं। तो अगर वो अवध को भी अपने कब्जे में ले लेते हैं तो फिर एक प्रकार से उनका ये जो टेरिटोरियल एनेक्सेशन का प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब तक अवध इनके कब्जे में नहीं है तब तक ये इलाका बाकी रह गया, जबकि बाकी हमने एरियाज जीत लिए। तो इसलिए ब्रिटिश बहुत हद तक चाहते थे कि अवध जीत लिया जाए। अब यहां पर 2 छोटे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, यहां पे एक पर्सन है, अब देखिए लॉर्ड डलहौजी,
हु सेड द स्टेटमेंट अबाउट अवध, ए चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू अवर माउथ वन डे। ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि अवध एक चेरी है जो एक दिन खुद ब खुद हमारे मुंह में आकर गिरेगा। ये स्टेटमेंट गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में दिया था, बिकॉज उस वक्त वो इंडिया के गवर्नर जनरल थे और वो अवध को किसी भी कीमत पर जीतना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी एनेक्स अवध। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कैसे एनेक्स किया होगा, उन्होंने क्या स्टेप्स अपनाए। तो देखिए, अवध को हासिल करने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने कई चाल चली। जैसे सबसे पहले उसने क्या किया, वहां पर सब्सिडरी अलायंस इंपोज कर दिया। सब्सिडरी अलायंस क्या होता है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, फिलहाल आप सिर्फ ये देख लीजिए। अवध में 1801 में ही सब्सिडरी अलायंस इंपोज कर दिया गया। अब इस अलायंस की वजह से जो वहां के नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्हें अपनी मिलिट्री फोर्स को डिसबैंड करना पड़ा, क्योंकि सब्सिडरी अलायंस में जब कोई किंग शामिल हो जाता था तो वो खुद की आर्मी नहीं रख सकता था। तो ऐसे में उन्हें अपनी मिलिट्री फोर्स को डिसबैंड करना पड़ा, खत्म करना पड़ा। फिर अलाउड द ब्रिटिश टू पोजीशन देयर ट्रूप्स विद इन द किंगडम। अब अगर नवाब अपनी खुद की सेना नहीं रख सकते तो कौन सी सेना रहेगी, उनके राज्य में अब ब्रिटिश के द्वारा भेजे गए ट्रूप्स, सेना की टुकड़ी अब उनके राज्य में रहेगी। तो अब उनके हाथों में फोर्स नहीं है, उनके खुद के राज्य में तो ब्रिटिश सेना रहती है, प्लस उनके कोर्ट में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को बैठाया जाएगा। नवाब के दरबार में ब्रिटिश की ओर से भेजा हुआ एक ऑफिसर हमेशा के लिए बैठेगा, जिसको हमने बोला ब्रिटिश रेजिडेंट, और उसी की सलाह पर नवाब सारे काम कर सकता है। तो इसका मतलब सब्सिडरी अलायंस लगाकर अवध की सारी इंडिपेंडेंस छीन ली गई। नवाब के पास अब अपनी खुद की कोई पावर नहीं बची। और वैसे भी किंग्स के पास में सबसे बड़ी पावर क्या होती है, मिलिट्री, लेकिन नवाब के पास में तो मिलिट्री रही ही नहीं। तो ऐसे में अब नवाब पावरलेस हो चुका है। फिर डिप्राइव्ड ऑफ हिज आर्म्ड फोर्सेस द नवाब बिकेम इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश। अब जब उसके पास में आर्म्ड फोर्सेस ही नहीं है तो नवाब बहुत हद तक डिपेंडेंट हो गया, निर्भर हो गया ब्रिटिश के ऊपर। अब ब्रिटिश ही उसके किंगडम में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकते थे, कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब ब्रिटिश पर आ गई। अब ऐसे में अगर नवाब के खिलाफ कोई भी रेबेलियस चीफ या ताल्लुकदार खड़ा हो जाता है तो नवाब उसको चुप नहीं करा पाएगा। पहले कोई भी ताल्लुकदार या कोई रेबेल, कोई चीफ बागी हो जाता था नवाब के खिलाफ तो नवाब अपनी सेना को भेजकर उसे चुप करवा सकता था, लेकिन अब नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि अब उसके पास में अपनी सेना ही नहीं है। तो ऐसे में उसको ब्रिटिश से हेल्प मांगनी पड़ेगी, और ब्रिटिश उसकी हेल्प करे ना करे ये उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। In 1856 the kingdom was formally annexed to the British Empire। और फाइनली जब सब्सिडरी अलायंस अवध पर लागू हुआ, जब उनके ट्रूप्स उनसे छीन लिए गए, नवाब जब पावरलेस हो गया, तो फिर ब्रिटिश के लिए क्या बड़ी बात थी, ब्रिटिश ने नवाब वाजिद अली शाह को डीथ्रोन कर दिया। क्यों? उनके ऊपर आरोप लगाया गया मिस गवर्नेंस का। नवाब वाजिद अली शाह पर यह आरोप लगा कि वो अपने राज्य को मिस गवर्न कर रहे हैं, यानी अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे हैं, उनके राज में जनता परेशान हो रही है। यह आरोप लगाकर ब्रिटिश ने अवध को फॉर्मली एनेक्स कर लिया और नवाब वाजिद अली शाह को डीथ्रोन कर दिया, यानी उन्हें सिंहासन से उतार दिया गया और जबरदस्ती कलकत्ता भेज दिया गया, एग्जाइल, उनका देश निकाला हो गया। इस प्रकार ब्रिटिश ने एक प्रकार से बड़ी लंबी चाल चली। पहले सब्सिडरी अलायंस में डाला, उनको पावरलेस बना दिया, उनके पास में मिलिट्री नहीं छोड़ी, और जब उनको ये लगा कि नवाब वाजिद अली शाह तो अब बिल्कुल पावरलेस है तो उनके ऊपर मिस गवर्नेंस का आरोप लगाकर डीथ्रोन किया और कलकत्ता भेज दिया और पूरे अवध पर कब्जा करके बैठ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी से दैट पीपल वर डीपली एंगर्ड व्हेन नवाब वाजिद अली शाह वाज डीथ्रोन्ड एंड एक्साइल्ड। और उसके क्या कंसिक्वेंसेज हुए? देखिए, जब ब्रिटिश ने अवध पर कब्जा करने के लिए नवाब वाजिद अली शाह को डीथ्रोन किया,
उसको हटा दिया, उसको निकाल दिया अपने ही राज्य में से, तो ब्रिटिश को ये लगा था कि नवाब वाजिद अली शाह के चले जाने से लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी लोग परेशान हैं नवाब से, कोई नवाब को पसंद नहीं करता होगा, तो ऐसे में नवाब को हटा भी देंगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। ब्रिटिश की ये जो एक पॉइंट थी ये बड़ी मिसकैलकुलेशन निकली, बिकॉज नवाब वाजिद अली शाह वॉज वेरी पॉपुलर एमंग हिज फॉलोअर्स। नवाब वाजिद अली शाह से लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए जब नवाब को वहाँ से हटाया गया तो लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी कि आपने हमारे प्यारे नवाब को क्यों हटाया। ये चीज़ ब्रिटिश ने पहले से एक्चुअली सोची नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और लोग इस बात को लेकर ब्रिटिश से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। देखिए, द ब्रिटिश गवर्नमेंट रॉन्गली एज्यूम दैट वाजिद अली शाह वॉज एन अनपॉपुलर रूलर। ऐसे थे कुछ नवाब, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहे हैं, पहले नवाब ऐसे ही होते थे। अब नवाब वाजिद अली शाह को ना ब्रिटिश का ये मानना था कि वो तो अनपॉपुलर रूलर है, लेकिन इसके विपरीत वो तो बहुत ही वाइडली लव्ड थे, और जब वो लखनऊ से निकले तो बहुत सारे लोगों ने उनको फॉलो किया, उनके पीछे पीछे गए कानपुर तक, लखनऊ से कानपुर तक लोग उनके पीछे पीछे गए, सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ लेमेंट, उनके पीछे शोक से भरे गाने गाते हुए गए। इतना ही नहीं, कोई ऐसी गली या कोई ऐसा मार्केट या कोई ऐसा घर नहीं था जहां से क्राई ऑफ एगनी, एगनी का मतलब होता है मेंटल पेन, मानसिक पीड़ा, लोगों ने दर्द के मारे रोया ना हो, ऐसी कोई जगह नहीं थी। हर जगह पर लोग दर्द के मारे रोए थे, क्योंकि उनके नवाब वाजिद अली शाह को निकाल दिया गया था। इनफैक्ट वहाँ पर एक फोक सॉन्ग भी गाया जाता था जिसमें इस बात का दुख जताया जाता था। ये उनकी भाषा में कहा जाता था, अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लाई लीन हो, जिसका मतलब बनता है द ऑनरेबल इंग्लिश केम एंड टुक द कंट्री। अंग्रेज आए और हमसे तो हमारा देश ले गए, यानी कि हमारे नवाब को ले गए। फर्दर द सिचुएशन एग्रावेटेड बाय इमीडिएट मटेरियल लॉस। नवाब के चले जाने से एक और बड़ी प्रॉब्लम हुई। वो प्रॉब्लम क्या थी कि जब नवाब को हटा दिया गया तो उनके पूरे कोर्ट का डिसोल्यूशन भी हो गया। उनका जो दरबार था, उनके दरबार का जो एक कल्चर था उसको भंग कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारे म्यूजिशियंस, पोएट्स, अकाउंटेंट्स ऐसे थे, ऐसे ऑफिसर्स थे जो नवाब के कोर्ट में रहकर काम किया करते थे। जब नवाब को हटाया गया तो उन सब लोगों की नौकरियां भी चली गई, तो बहुत सारे लोगों को मेटीरियल लॉसेस हुए। क्यों? क्योंकि उनकी लाइवलीहुड, उनकी आजीविका खत्म हो गई नवाब के चले जाने से। इस वजह से भी लोगों में बहुत सारे ग्रीवेंसेस थे। और देखिए, जब ये ग्रीवेंसेस आम लोगों में थे तो केवल आम लोगों तक सीमित नहीं रहे। जब अवध में नवाब को हटाया गया तो पहले लोग नाराज हुए, फिर उसके बाद में देखते ही देखते सब लोग इन शिकायतों से जुड़ते चले गए। प्रिंस से ताल्लुकदार, पीजेंट्स और सेपॉयज, सब के सब ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हो गए। यानी कि पूरा राजघराना, वहां के जो ताल्लुकदार थे, क्योंकि अवध में नवाब को हटाने के बाद ब्रिटिश ने ताल्लुकदारों को भी हटा दिया, वो नाराज हो गए, पीजेंट्स नाराज हो गए और अल्टीमेटली सेपॉय। तो इस प्रकार से एक चेन बन गई ग्रीवेंसेस की, और ये सारी चीजें ब्रिटिश के खिलाफ इस रिवोल्ट में काम करती हैं। ओके, तो ये वाला पॉइंट अपना क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन कहता है, हु वर ताल्लुकदार्स, व्हाई डिड ब्रिटिश वांट टू रिमूव ताल्लुकदार्स। अब देखो ये क्या कहानी है। जब नवाब को हटाया गया अवध से, तो नवाब के बाद में अगला नंबर आया ताल्लुकदार्स का, और ब्रिटिश ने नवाब की ही तरह वहां पर जो ताल्लुकदार थे उनको भी रिमूव कर दिया। अब ये ताल्लुकदार कौन थे? देखिए, अवध का जो राज्य था जिसके नवाब वाजिद अली शाह थे, उस अवध के राज्य में जितना भी कंट्री साइड का रीजन था, यानी जो रूरल एरिया था जहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता था, उन सभी एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन का काम जिन लोगों को दिया गया था वो थे ताल्लुकदार। ताल्लुकदार के अंडर एक अपनी तालुका होती थी, एक क्षेत्र होता था। जैसे जमींदार होते हैं ना, जमींदार की ही तरह ताल्लुकदार थे। क्यों? क्योंकि ताल्लुकदारों का अपना एक क्षेत्र है जो नवाब ने उनको दिया। नवाब ने अपने पूरे राज्य को तालुका में बांट दिया, हर एक तालुका के ऊपर एक ताल्लुकदार को बैठा दिया। अब ये जो ताल्लुकदार है, इनका काम क्या है? इनका काम होता था कि ये आर्म्ड सोल्जर्स रख सकते हैं,
हथियारों से लैस सैनिक रख सकते हैं, ये अपने किले खुद बना सकते हैं और इनको काफ़ी हद तक ऑटोनॉमी है। बस इनको एक काम करना है, वो ये कि अपनी तालुका में से लोगों से टैक्स का पैसा वसूल करना है, कुछ पार्ट खुद रखना है और बाकी सारा हिस्सा नवाब को भेज देना है। यानी ताल्लुकदार नवाब के लिए रेवेन्यू कलेक्टर की तरह थे, जो अपनी अपनी तालुका से रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं और नवाब को भेज देते हैं, क्योंकि नवाब तो रहता है कैपिटल में, लखनऊ में, वो तो एक एक जगह पर जाकर काम देख नहीं सकता ना, तो उसने अपने नीचे ताल्लुकदारों को बनाया जिनकी ड्यूटी थी रेवेन्यू कलेक्ट करने की और अपनी ताल्लुक से रेवेन्यू कलेक्ट करके नवाब तक पहुंचाने की। अब ये जो ताल्लुकदार हुआ करते थे, ये बहुत सारी जनरेशंस से बने हुए थे, यानी कई पीढ़ियां हो चुकी थी ताल्लुकदार को काम करते हुए। एंड दे कंट्रोल्ड लैंड एंड पावर। पूरे अवध के कंट्री साइड में इन लोगों के हाथ में लैंड थी और पावर थी, ये जमीनों के मालिक बने बैठे थे, ये पावर को होल्ड करते थे। अब जब ब्रिटिश ने ये सारी चीजें देखी, उन्होंने नवाब को हटा दिया, तो फिर उनकी आंखों में ये ताल्लुकदार खटकने लगे और ब्रिटिश ऑलरेडी मौके की तलाश में थे कि हम इन ताल्लुकदार्स को भी कैसे भी करके हटा दे बस यहां से। देवर अनविलिंग टू टॉलरेट द पावर, उनसे ताल्लुकदारों की ना पावर सहन नहीं हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, अवध के एनेक्सेशन के बाद में इमीडिएटली ताल्लुकदारों के लिए एक ऑर्डर पास किया कि उनको भी डिसआर्म कर दिया जाए, यानी कि अब से वो भी अपनी आर्मी नहीं रख पाएंगे, सैनिकों को नहीं रख पाएंगे, उनके जो फोर्स थे उनको सीज कर लिया गया, जब्त कर लिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अवध के एनेक्सेशन के बाद में सबसे पहले ब्रिटिश ने अब ताल्लुकदारों को तो हटा दिया, तो फिर अब टैक्स कलेक्ट कौन करेगा। पहले तो ताल्लुकदार नवाब के लिए टैक्स कलेक्ट करते थे, लेकिन अब जब ताल्लुकदार नहीं रहे तो ब्रिटिश ने तय किया कि वो डायरेक्टली फार्मर्स से, जो पीजेंट्स हैं, उनसे खुद टैक्स कलेक्ट करेंगे। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रिटिश को यह लगता था कि जो ताल्लुकदार है ना, ये इंटरलोपर्स है। इंटरलोपर का मतलब होता है ये घुसपैठिए हैं, ये जबरदस्ती जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं, जबकि ताल्लुकदार का तो लैंड से कोई लेना देना नहीं है। मालिक है नवाब, काम कर रहा है पीजेंट, तो पीजेंट डायरेक्टली रेवेन्यू नवाब को दे सकता है। तो ये ताल्लुकदार बीच में कौन होते हैं? पैसा कलेक्ट करने वाले। और अगर ये बीच में पैसा रख रहे हैं तो ऑब्वियसली एक हिस्सा तो ये रख लेते होंगे, तो नवाब तक तो कम पैसा पहुंचता होगा, और ऊपर से ताल्लुकदार तो जबरन वसूली किया करते होंगे पीजेंट्स से, क्योंकि वो अपने इनकम बढ़ाना चाहते होंगे। तो ऐसे में ब्रिटिश को यह लगता था कि अगर हम डायरेक्टली पीजेंट्स के साथ में सेटलमेंट कर लें तो पीजेंट्स को ज्यादा फायदा होगा। तो इसीलिए उन्होंने ताल्लुकदार्स को तो हटा दिया और फिर लागू कर दिया वहां पर समरी सेटलमेंट ऑफ 1856। क्यों? क्योंकि ताल्लुकदार तो इंटरलोपर्स है उनकी नजर में। तो ऐसे में वो चाहते थे कि हम लोग डायरेक्टली ताल्लुकदारों को हटा दे और पीजेंट से हम डायरेक्ट टैक्स वसूल करें। इससे पीजेंट को फायदा होगा, उसको कम टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि पहले ताल्लुकदार जरूर ज्यादा टैक्स ले लिया करते होंगे। तो ऐसे में देखिए, द समरी सेटलमेंट प्रोसीडेड टू रिमूव द ताल्लुकदार वेर एवर पॉसिबल। जहां तक हो सके उन्होंने ताल्लुकदार को हटा दिया। कुछ जगह पर नहीं कर पाए रिमूव, तो वहां ताल्लुकदार रह गए, बट मोस्टली जगहों से हटा दिया। फिर British land revenue officers believed that by removing ताल्लुकदार they would be able to settle the land with the actual owner of the soil। जमीन का असली मालिक तो पीजेंट है ना, तो पीजेंट अगर डायरेक्टली रेवेन्यू ब्रिटिश को दे दे तो ताल्लुकदार को बीच में रखने की क्या जरूरत है। तो ऐसे में क्या होगा, जो एक्सप्लॉइटेशन आज तक ताल्लुकदार करते आए हैं पीजेंट्स का, वो शोषण कम हो जाएगा। ताल्लुकदार नहीं रहेंगे तो वो शोषण कम हो जाएगा, ब्रिटिश की इनकम बढ़ जाएगी और पीजेंट का शोषण कम हो जाएगा। ये सोचकर ताल्लुकदारों को हटाया गया था ब्रिटिश के द्वारा। ओके, अब ये सारी कहानी है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब ताल्लुकदारों को हटाया गया तो फिर उसके बाद में क्या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाउ डिड द डिस्पोजेशन ऑफ ताल्लुकदार्स मेंट द ब्रेक डाउन ऑफ एन एंटायर सोशल ऑर्डर। अब इस बात को ध्यान से समझिए। देखिए, ब्रिटिश ने ताल्लुकदार्स को हटा तो दिया, उन्होंने रिमूव कर दिया था, लेकिन एक
उनका एजम्पशन गलत निकला। वो ये, जैसे कि नवाब के केस में भी ब्रिटिश ने बहुत बड़ी गलती करी ये सोचकर कि नवाब तो अनपॉपुलर है, उनको हटा देने से लोग खुश होंगे, लेकिन हुआ क्या, उल्टे लोग दुखी हुए। उसी प्रकार ब्रिटिश को लगता था कि ताल्लुकदार तो इंटरलोपर है, घुसपैठी है, ज़बरदस्ती यहाँ पे बैठे, उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी ब्रिटिश से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, और वो गलती क्या थी, वो गलती ये थी कि ताल्लुकदारों का डिस्पोजेशन कर देने से उन्होंने एक पूरा सोशल ऑर्डर, एक सामाजिक व्यवस्था ही ब्रेक कर दी थी। क्योंकि ताल्लुकदारों ने एक ऐसी व्यवस्था बना के रखी थी, गांव वालों के साथ में ताल्लुकदारों का एक ऐसा वफादारी का रिश्ता बना हुआ था जिस वजह से सब अच्छा चल रहा था। विलेजर्स खुश थे ताल्लुकदारों से, वो ताल्लुकदारों को खुशी खुशी दे रहे थे रेवेन्यू, और ये रेवेन्यू आगे नवाब तक पास ऑन किया जा रहा था। लेकिन जब से ताल्लुकदार रास्ते में से हटे, ये पूरी सामाजिक व्यवस्था बिगड़ गई। कैसे बिगड़ गई, इसके कई कारण हैं। देखिए, पहला कारण तो यह है कि इनिशियली ब्रिटिश को ऐसा लगता था कि ताल्लुकदार को हटा देंगे तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स कम हो जाएगा और हमारे लिए रेवेन्यू रिटर्न बढ़ जाएंगे, क्योंकि ताल्लुकदार का जो हिस्सा जाता था अब वो हिस्सा तो नहीं जाएगा, तो हमें तो डायरेक्ट पैसा मिलेगा। लेकिन ऐसा सच में नहीं हुआ। एक्चुअली बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिश को यह लगता था कि हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। हाँ, उनका रेवेन्यू बढ़ा, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन पीजेंट्स का कम नहीं हुआ। क्यों कम नहीं हुआ, इसकी वजह देखिए। द डिस्पोजेशन ऑफ ताल्लुकदार्स मेंट द ब्रेक डाउन ऑफ एन एंटायर सोशल ऑर्डर, द टाइज ऑफ लॉयल्टी एंड पैट्रोनेज दैट हैड बाउंड द पीजेंट टू द ताल्लुकदार वर डिसरप्टेड। जो गांव में पीजेंट्स रहते थे वो ताल्लुकदारों से वफादारी और पेट्रोनेज की वजह से जुड़े हुए थे। अब जब ताल्लुकदार गए तो वो वफादारी वाला जो एक लिंक था वो खत्म हो गया, और पीजेंट्स ब्रिटिश के लिए बिल्कुल वफादार नहीं थे, ताल्लुकदार के लिए थे, लेकिन अब वो लिंक टूट गया। फिर गांव वालों के लिए या पीजेंट्स के लिए ताल्लुकदार एक जेनरस फादर फिगर की तरह हुआ करते थे, एक पिता के समान उनकी इमेज हुआ करती थी। वो ये बात सच है कि वो पीजेंट से एग्जैक्टेड ए वैरायटी ऑफ ड्यूज, यानी उनसे कई प्रकार के रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। एग्जैक्शन का मतलब वो उनसे जबरन वसूली भी करते थे, लेकिन जब जरूरत पड़ती तो पीजेंट की हेल्प करने वाले भी यही ताल्लुकदार थे। जो पीजेंट हमेशा ताल्लुकदार को पैसे देता था, जरूरत पड़ने पर ताल्लुकदार से उधार भी लिया करता था। अगर वो ताल्लुकदार को जाकर बोले कि उसके घर में कोई काम आ गया है, उसके घर में किसी बेटी की शादी है या फिर किसी की मृत्यु हो गई है और उसको पैसे की अर्जेंट ज़रूरत है, तो ताल्लुकदार ही वो व्यक्ति था जो पीजेंट की मदद करने के लिए उसे पैसे देता था। लेकिन आज जब ताल्लुकदार हट गए तो कौन करेगा पीजेंट की मदद? तो पीजेंट का एक्सप्लॉयटेशन शायद ताल्लुकदार कर रहे होंगे, लेकिन इन द टाइम ऑफ नीड मदद भी तो वही आ रहे हैं, काम भी तो वही आ रहे हैं पीजेंट के। ये सारी व्यवस्था बिगाड़ दी जब हमने ताल्लुकदारों को हटाया। प्लस अंडर द ब्रिटिश पीजेंट वॉज डायरेक्टली एक्सपोज टू ओवर असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू। ब्रिटिश को यह लगता था कि जब ताल्लुकदार हट जाएंगे तो हम इनसे एक अलग प्रकार का सेटलमेंट सिस्टम बनाएंगे, और बाद में इनको पता चला कि उस सेटलमेंट सिस्टम की वजह से पीजेंट्स की तो परेशानी उल्टा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि एक तो ओवर असेसमेंट कर लिया गया था रेवेन्यू का। ब्रिटिश ने हर एक पीजेंट को बताया जाकर कि तुम्हें इतना हमें रेवेन्यू देना है। अब ये जो रेवेन्यू ब्रिटिश ने अपनी कैलकुलेशन के आधार पर निकाला था, ये तो पहले से भी कई ज्यादा था। उन्हें जो पैसे ताल्लुकदार को देने पड़ते थे, अब ब्रिटिश तो उससे कई ज्यादा पैसे की डिमांड कर रहे थे। ब्रिटिश को लगा कि हम तो कम पैसे मांग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ताल्लुकदार को जो पैसे देने होते थे ब्रिटिश ने उसको ज्यादा मांगना शुरू कर दिया, ओवर असेसमेंट कर दिया उन्होंने। ताल्लुकदार उल्टा कम पैसे ले रहा था उनसे, ब्रिटिश ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि उनकी कैलकुलेशंस ही कुछ ऐसी थी। ऊपर से इनफ्लेक्सिबल मेथड ऑफ कलेक्शन। ब्रिटिश के यहाँ पर तो फिक्स है कि आपको पैसा इस तारीख को देना है तो देना है और देना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं दोगे तो उसके लिए पेनल्टी आपके ऊपर। लेकिन ताल्लुकदार के साथ ऐसा कुछ नहीं था। ताल्लुकदार आपसे आया पैसे मांगने, आप उसे मिन्नतें करो कि कुछ दिन की मोहलत दो, वो आपको दे देगा। आप कह दो कि इस महीने नहीं दूंगा, अगले महीने दूंगा, तो भी वो मान जाएगा। लेकिन ब्रिटिश के साथ में तो ऐसा कोई तरीका नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उल्टा पीजेंट्स की परेशानी बढ़ गई है। प्लस
अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर मान लो कोई हार्डशिप, कोई मुसीबत आई या क्रॉप फेलियर हो गया तो स्टेट रेवेन्यू डिमांड को रिड्यूस कर देगा क्या, या उसकी कलेक्शन को पोस्टपोन कर देगा क्या? नहीं, ब्रिटिश को कोई मतलब नहीं है कि आपकी फसलें फेल हो गई। ब्रिटिश को कोई मतलब नहीं है कि कोई फेस्टिविटीज का टाइम है, आपको पैसे की जरूरत है, आपको लोन की जरूरत है। ब्रिटिश आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। ताल्लुकदार कर देते थे, लेकिन अब तो ताल्लुकदार नहीं रहे, तो ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ गई। और फाइनली इनमें से बहुत सारे ताल्लुकदार ऐसे थे जो नवाब के प्रति लॉयल थे, वफादार थे। जिस टाइम ब्रिटिश ने ताल्लुकदारों को हटाया, ये ताल्लुकदार भी इतने नाराज हो गए कि उन्होंने बेगम हजरत महल को ज्वाइन कर लिया, नवाब की वाइफ बेगम को उन्होंने ज्वाइन किया, क्योंकि बेगम ने ब्रिटिश से लड़ने के लिए तैयारी कर ली थी। तो ताल्लुकदार तो ऑलरेडी परेशान थे क्योंकि उनको डिस्पोजेशन कर दिया गया ब्रिटिश के द्वारा, तो उन्होंने नवाब की बेगम को ज्वाइन कर लिया 1857 के रिवोल्ट में। तो खुद ब्रिटिश ने एक प्रकार से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी ताल्लुकदारों को हटाकर। उन्होंने अपने से लड़ने के लिए एक पार्टी और खड़ी कर ली। ऑलरेडी लोग थे, ऑर्डिनरी मैन, नवाब, नवाब की बेगम, और अब ताल्लुकदार भी उनके साथ में आ गए। नेक्स्ट इसके बाद में आता है, हाउ डिड द रिलेशनशिप ऑफ सेपॉयज विद देयर यूरोपियन सुपीरियर्स चेंज्ड ओवर टाइम। इस चैप्टर में एक जगह यह बताया गया है कि जो इंडियन सेपॉयज थे, पहले उनके रिश्ते यूरोपियन अपने ऑफिसर्स के साथ में अच्छे थे। शुरुआत में जो सेपॉयज थे उनके रिलेशन अच्छे रहे। अब मैं आपको पहले एक चीज़ समझा देता हूँ कि ये सेपॉयज कौन होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ इमेज में दिख रहा है, उस वक्त सेपॉय उन लोगों को कहा जाता था जो इंडियंस है लेकिन काम ब्रिटिश की आर्मी में करते हैं। सैलरी मिलती थी उनको, काम के बदले में पैसे मिलते थे, और उस वक्त इंडिया में काफ़ी ज़रूरत थी पैसों की, गरीब लोग हुआ करते थे। तो बहुत सारे लोगों ने ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन कर लिया। जब आप ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन कर लेते हो तो आपको सेपॉय कहा जाता था। तो बेसिकली सेपॉय कौन है? ये वो इंडियन सोल्जर्स हैं जो वैसे इंडियन हैं बट अदरवाइज काम ब्रिटिश आर्मी में करते हैं। अब ये जो ब्रिटिश सेपॉय थे, इनके सुपीरियर हमेशा यूरोपियंस यानी ब्रिटिश होते थे। ब्रिटिश इनसे सीनियर हुआ करते थे। तो पहले इनके साथ बड़े अच्छे रिश्ते थे सेपॉयज के, लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो सेपॉयज ने ये चीज़ नोटिस करी कि ये जो ब्रिटिश है सुपीरियर ऑफिसर्स है, सीनियर, उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। अब इसको लेकर देखिए कुछ पॉइंट है। ए वास्ट मेजोरिटी ऑफ द सेपॉयज वर रिक्रूटेड फ्रॉम द विलेजेस ऑफ अवध। एक पॉइंट बहुत अच्छा यहाँ पर दिया गया है। उस जमाने में सबसे ज़्यादा जो सेपॉय होते थे वो अवध से बिलोंग करते थे। इनफैक्ट अवध को तो कहा जाता था नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी, यानी कि बंगाल की ज़्यादातर आर्मी है ना, उसकी नर्सरी अवध है। सारे अवध से ही निकले हुए होते थे सेपॉय। ऐसे में जब ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अवध में डिस्पोजेशन किया नवाब का, वहाँ के लोगों को परेशान किया, ताल्लुकदारों को हटाया, तो क्या उसका इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव सिपाहीज पर नहीं पड़ेगा क्या? क्योंकि ज़्यादातर सिपाही तो अवध से बिलोंग करते थे। अब जब सिपाहियों को ये पता चलता कि उनके घर वाले, उनकी फैमिली वाले उन्हें बताते होंगे हर एक बात, तो जब उनको पता चलेगा कि किस प्रकार अवध में इतनी परेशानियां चल रही है, किस प्रकार अवध में नवाब को निकाल दिया गया, उनके परिवार वाले परेशान हैं, तो क्या सिपाहीज भी तो नाराज हो जाएंगे खुद ब्रिटिश आर्मी से? तो ऐसा ही कुछ हुआ था। अब वैसे देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट बताए गए हैं। क्या? द सिपाहीज हैड कंप्लेंड ऑफ लो लेवल्स ऑफ पे एंड द डिफिकल्टी ऑफ गेटिंग लीव। सिपाहियों की हमेशा से कुछ परेशानियां थी ब्रिटिश सुपीरियर से। एक परेशानी तो ये थी कि उनको तनख्वाह बहुत कम मिलती थी, लो लेवल ऑफ पे। एक परेशानी ये थी कि इनको छुट्टियां बहुत मुश्किल से मिलती थी, इनसे बहुत काम कराया जाता है लेकिन छुट्टियां नहीं मिलती। फिर ये परेशानी कि ये जो ब्रिटिश ऑफिसर्स है, धीरे धीरे इनमें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है और ये सेपॉयज को रेशियली इन्फीरियर ट्रीट करते हैं। वो ये मानते थे कि इनकी तो रेस हमसे ही नीचे है, गिरी हुई है। वो उनको बहुत नीचा मानने लगे थे। उनकी सेंसिबिलिटीज यानी उनके भावनाओं की कोई कदर नहीं रह गई थी ब्रिटिश को। तो इस वजह से सेपॉय ऑलरेडी परेशान चल रहे थे। फिर
ये जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे अक्सर एब्यूज करते थे, उन्हें बुरा भला बोलते थे, उनके साथ में फिजिकल वायलेंस करते थे, उनको मारते पीटते तक भी थे। तो इस वजह से सेपॉयस के बीच और ऑफिसर्स के बीच में दूरियां बढ़ती चली गई। एक तरफ तो सिपाही अपने घर वालों की साइड से उनकी वजह से नाराज हैं ब्रिटिश ऑफिसर से, क्योंकि जो पीजेंट फैमिलीज थी अवध की, उन्हीं पीजेंट फैमिलीज में से ही तो ये सिपाही आए थे। तो सिपाही ऑलरेडी अपने घर पे बात करते थे, तो उन्हें पता चलता था कि किस प्रकार ब्रिटिश ने नवाब को हटा दिया, ताल्लुकदार को हटा दिया, रेवेन्यू रेट्स बढ़ा दी, वो परेशानी। ऊपर से खुद ब्रिटिश ऑफिसर्स उनके साथ में इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। तो ये कई कारण थे जिसकी वजह से लोग नाराज थे उनसे। नेक्स्ट 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। व्हाट सोर्सेज डू वी हैव विच टेल अस, ये टेल अस लिखा है, विच टेल अस अबाउट द साइड ऑफ द इंडियन रेबल्स। अगर आप ये देखो ना, वैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा चैप्टर है ना ज़्यादातर ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट की ज़्यादातर रिपोर्ट्स ब्रिटिश ने बनाई थी। इंडियंस ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, प्लस इंडियंस के पास में इतना पैसा, इतने सोर्स भी नहीं थे कि वो ये सारी बातें लिख पाते हिस्ट्री में, बुक्स में। तो ऐसे में हमें ज़्यादातर बातें इस रिवोल्ट की ब्रिटिश के थ्रू ही पता चली। हमारे आर्काइव्स में कई ऐसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है जो ब्रिटिश ने बनाए थे, कई ऐसी बुक्स है, कई ऐसी न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स है जो ब्रिटिश ने प्रिंट करवाई थी, और उसी के जरिए हमने ये ज़्यादातर इतिहास पता लगाया गया है। लेकिन अगर कोई आपको ये पूछे कि इंडियन साइड हमें कैसे पता चल सकती है, अब ब्रिटिश लिखेंगे तो वो तो अपनी साइड की कहानी बताएंगे ना, वो तो अपने मन की धारणाएं बताएंगे। अगर हमें ये जानना है कि इंडियन रेबल्स की क्या सोच थी तो वो कैसे पता चल सकती है, उसके लिए हमारे पास में केवल 2 सोर्स है, एक है प्रोक्लेमेशंस और दूसरे है इश्तहार्स। प्रोक्लेमेशंस का मतलब उस वक्त जो घोषणाएं की गई थी, जो घोषणा पत्र छापे गए थे, या इश्तहार यानी कि एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन। ये 2 ऐसे सोर्स है जो इंडियन साइड ऑफ रेबल्स बताते हैं, क्योंकि इंडिया के रेबल्स ने प्रोक्लेमेशंस और इश्तहार्स दिए थे। नेक्स्ट बैटल ऑफ चिन्हत, इसके बारे में वैसे हमने एक बार ये जो मौलवी अहमदुल्ला शाह है इनके बारे में पॉइंट पढ़ा था रेबल्स की लिस्ट में। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने ब्रिटिश फोर्सेस के साथ में एक बैटल लड़ा था जिसका नाम था बैटल ऑफ चिन्हत। इसमें एनीवेज उन्होंने ब्रिटिश को हरा दिया था, तो ये आप ध्यान में रख लेना, एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। और हु वॉज डंका शाह, ये डंका शाह मोहम्मद अहमदुल्ला शाह का ही एक नाम है, बिकॉज वो हमेशा ना एक पैलेंक्विन यानी कि एक बग्गी में घुमा करते थे। उन पालकी थी जिस पालकी में बैठकर मौलवी अहमदुल्ला शाह कहीं पर भी जाते थे, और कुछ ड्रम बीटर्स यानी डंका बजाने वाले लोग उनके आगे और पीछे चला करते थे। तो ऐसे में मौलवी अहमदुल्ला शाह का नाम ही पड़ गया डंका शाह, क्योंकि वो जहाँ जाते थे उनके नाम का डंका बजता था, ड्रम बीटर्स उनके साथ होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Why was the revolt particularly widespread in Awadh? What prompted peasants, ताल्लुकदार्स एंड जमींदार्स टू ज्वाइन द रिवोल्ट? वैसे तो हम काफ़ी हद तक इस चीज़ को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ये अवध की रीजन है। आज जहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश दिखता है ना, ये पूरा उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा है ना। उत्तर प्रदेश की वैसे देखा जाए तो पॉलिटिकल बाउंड्री कुछ इस प्रकार है, लेकिन इसमें ये जो रीजन है ये रीजन अवध का रीजन हुआ करता था। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अवध में ही सबसे ज़्यादा ये रिवोल्ट क्यों फैला, क्या उसका कारण था? तो यहाँ पर कुछ रीजंस बताए गए, ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर खुद पढ़ सकते हैं। और अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो कुछ ऐसी ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी अवध में जिसकी वजह से ये दिक्कत हुई, क्योंकि ब्रिटिश ने वहाँ पर पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसीलिए पीजेंट, ताल्लुकदार और जमींदार सब लोग मिलकर इस लड़ाई में ब्रिटिश के खिलाफ आ गए। सबसे पहली गलती जो उन्होंने करी वो थी एनेक्सेशन ऑफ अवध, जिसकी वजह से लोग नाराज हुए। दूसरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ताल्लुकदार, उन्होंने ताल्लुकदार्स को हटा दिया जिस वजह से लोग नाराज हुए। फिर हाई रेवेन्यू डिमांड ऑन पीजेंट्स, समरी सेटलमेंट सिस्टम लागू करके उन्होंने रेवेन्यू की बहुत हाई डिमांड कर ली थी। फिर लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पेट्रोनेज, नवाब के चले जाने की वजह से उसके कोर्ट में जो लोग काम करते थे उन सब की नौकरियां चली गई। सोल्जर, आर्टिसन, रिटेनर, डिपेंडेंट, सब के सब लोग खत्म हो गए। तो एक प्रकार से इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की स्थिति पैदा हो गई। और पॉपुलर सपोर्ट फॉर द ताल्लुकदार,
ताल्लुकदार भले ही ऑप्रेसिव रहे हो लेकिन लोग उन्हें अपना मानते थे, तो इस वजह से बाद में जब ताल्लुकदारों को हटाया गया तो लोग ताल्लुकदारों के सपोर्ट में लड़ने के लिए आ गए थे। तो ये सारे रीजंस है जो बताते हैं कि अवध में इतना ये वाइड स्प्रेड रहा ये रिवोल्ट। ये ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, आप इसको एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज सब्सिडरी अलायंस एंड व्हाट वर इज टर्म्स एंड कंडीशन। हमने बोला था ना कि नवाब के ऊपर सब्सिडरी अलायंस लागू किया गया। अब ये सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए, सब्सिडरी अलायंस एक सिस्टम है, ये सिस्टम डिवाइस किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में ये सिस्टम बनाया था सब्सिडरी अलायंस का। इस सिस्टम में क्या होता है, ऑल दोज हु एंटर्ड इनटू सच एन अलायंस विद द ब्रिटिश हैड टू एक्सेप्ट सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। सब्सिडरी अलायंस में, अलायंस का मतलब है आपको एक संधि करनी पड़ेगी, आपको मिलकर इनके साथ में रहना होगा। किसके साथ? ब्रिटिश के साथ। अब ब्रिटिश क्या करते थे, किसी भी किंगडम को अप्रोच करते, वहाँ के राजा को जाकर कहते कि हो सकता है कल को पड़ोसी राज्य आपके ऊपर हमला कर दे, आप सुरक्षित नहीं हो, तो ऐसे में अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो आप हमारी हेल्प लो, हम आपको सर्विस देंगे, हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। अब राजा ज़्यादातर डरा करते थे आस पड़ोस के दूसरे राज्यों से, तो वो अंग्रेज़ों के साथ में ये अलायंस कर लेते। इस अलायंस के हो जाने के बाद में अब ये ब्रिटिश की जिम्मेदारी है कि वो उस राजा को और उस राज्य को पूरी तरीके से सुरक्षित रखें, कोई और उनके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये सब्सिडरी अलायंस होता था। मान लीजिए अगर मैं एक राजा हूं और मैं अंग्रेजों के साथ, ब्रिटिश के साथ सब्सिडरी अलायंस कर लेता हूं, तो मैं और मेरा राज्य सुरक्षित हो जाएगा भविष्य में किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल या इंटरनल एग्रेशन के खिलाफ। लेकिन इस सब्सिडरी अलायंस की कुछ शर्तें हैं जो मुझे माननी पड़ेगी। जैसे पहली शर्त तो यह है, ब्रिटिश वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग देयर एलाय फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट। मेरे या मेरे राज्य के प्रति अगर कोई भी आंतरिक या बाहरी, एक्सटर्नल या इंटरनल थ्रेट है, तो ब्रिटिश ही अब रेस्पॉन्सिबल है मुझे बचाने के लिए, मैं खुद कुछ नहीं करूंगा, काम ब्रिटिश करेंगे। तो हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ब्रिटिश ऐसा क्यों करेंगे, उनको क्या फायदा है, ये देखिए। In the territory of the ally, the British armed contingent would be stationed। सबसे पहला तो ये कि एक बार अगर मैंने सब्सिडरी अलायंस कर लिया तो उसके बाद में मैं अपने खुद की आर्मी को नहीं रख सकता, मेरी आर्मी को डिसबैंड कर देना पड़ेगा और अब मेरे राज्य में ब्रिटिश आर्म्ड कॉन्टिंजेंट खड़ा रहेगा। ब्रिटिश मेरे यहाँ पर एक सेना को नियुक्त करेंगे और इस सेना को रखने का जो खर्च है वो खर्च मुझे खुद उठाना पड़ेगा। यानी सेना रहेगी अंग्रेजों के द्वारा भेजी गई, लेकिन उसको उठाने का सारा खर्च और जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। फिर ally could enter into agreement with other rulers or engage in warfare only with the permission of the British। अगर मैंने सब्सिडरी अलायंस कर लिया तो फिर तो मुझे पता है ना कि अब ब्रिटिश मुझे सिक्योर करेंगे, ब्रिटिश मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं किसी भी दूसरे किंग के साथ में युद्ध छेड़ लूं, क्योंकि वैसे भी ब्रिटिश आर्म्ड कॉन्टिजेंट है ना मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। एक बार सब्सिडरी अलायंस में आ जाने के बाद में आप ना तो अपनी मर्जी से किसी दूसरे राज्य के साथ कोई एग्रीमेंट कर सकते हो और ना ही उनके साथ में आप कोई लड़ाई मोल ले सकते हो। यानी कि अब आप किसी के साथ में ना तो दोस्ती कर सकते हो ना दुश्मनी कर सकते हो, सब कुछ ब्रिटिश की परमिशन से ही होगा। एक ब्रिटिश रेजिडेंट ऑलरेडी आपके कोर्ट में बैठा दिया जाएगा, वो आपको गाइड करता रहेगा क्या करना है। तो ऐसे में देखा जाए तो सब्सिडरी अलायंस से तो मेरी पूरी आज़ादी छीन जाएगी। अब ना मेरे पास में अपनी सेना है और ना मेरे पास में अपने रिसोर्सेज, क्योंकि सारे रिसोर्सेज तो मैं इनके ऊपर खर्च करता चला जाऊंगा। तो ऐसे में सब्सिडरी अलायंस एक बहुत ही गलत पॉलिसी थी जो ब्रिटिश ने इम्पोज कर दी बहुत सारे महाराजाओं के ऊपर। ये पॉइंट हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट इसके बाद में है, व्हाट वर द मेजर्स टेकन टू एंश्योर यूनिटी अमंग द रेबल्स। ये भी आपके बुक में दिया गया है। ये जो रेबल्स थे ये आपस में यूनिटी रखना चाहते थे, ये चाहते थे कि हम आपस में हिंदू मुस्लिम या ऐसे किसी नाम पर ना लड़ लें। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया जिससे कि ये यूनिटी मेंटेन की जा सके। इसके लिए देखिए क्या पॉइंट है,
रेबेल्स ने यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए कई तरीके अपनाए। जैसे पहला था अपील्स फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। रेबेल्स ने जितने भी प्रोक्लेमेशंस इशू किए, उन सभी प्रोक्लेमेशंस में हिंदुओं और मुस्लिमों को दोनों को लड़ने के लिए बुलाया गया था। तो ये यूनिटी वाली बात हो गई। दूसरा, प्रोक्लेमेशंस इन द नेम ऑफ बहादुर शाह जफर। जब मुगल बादशाह बहादुर शाह के नाम पर भी प्रोक्लेमेशंस निकले थे, तो उसमें मुसलमानों को मोहम्मद के नाम पर लड़ने को बुलाया गया था, तो हिंदुओं को भी महावीर के नाम पर लड़ने के लिए बुलाया गया था। यानी कि इन प्रोक्लेमेशंस में कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं था कि केवल हिंदू आओ या केवल मुस्लिम्स लड़ने आओ, दोनों को बराबर बुलाया गया था। तो इससे क्या होगा, यूनिटी मेंटेन हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट ऑल रिलीजन। रेबेल्स ने हमेशा से ये कहा कि एक बार जब हम अंग्रेजों को हटा देंगे, निकाल देंगे, तो हम सभी रिलीजियस बिलीव्स, कस्टम और ट्रेडिशंस को रेस्पेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश को ओवरथ्रो कर देने के बाद में केवल हिंदुओं की चलेगी या केवल मुस्लिम्स की चलेगी, नहीं। एक बार ब्रिटिश को ओवरथ्रो करने के बाद में सभी रिलीजन को बराबर ट्रीट किया जाएगा। तो ये भी यूनिटी मेंटेन करने के लिए तरीका। फिर टारगेटिंग ए कॉमन एनिमी। ये भी कहा गया लोगों से कि आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, आपका एनिमी तो कॉमन ही है। लड़ना तो हमें ब्रिटिश से है, हिंदू होकर भी ब्रिटिश से लड़ना है, मुस्लिम होकर भी। तो ऐसे में ये ब्रिटिश ऑफिशियल, इनके इंस्टीट्यूशन, इनके सिंबल्स, ये सब के सब हमारे कॉमन एनिमी हैं। तो व्हाई नॉट यूनाइट? तो क्यों ना हम लोग यूनाइट हो जाएं, डाइवर्स ग्रुप ऑफ रेबेल्स बनाएं और मिलकर लड़ें। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू रेबेल्स ने यूनिटी मेंटेन करी। 1857 के रिवोल्ट की बहुत बड़ी खासियत यह है कि इस रिवोल्ट में हिंदू और मुस्लिम साथ में लड़ने के लिए आए थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट स्टेप्स डिड द ब्रिटिश टेक टू क्वेल द अपराइजिंग ऑफ 1857? ये रिवोल्ट हुआ, लेकिन इस रिवोल्ट के हो जाने के बाद में अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए इस रिवोल्ट को दबाने के, इसको सप्रेस करने के? तो उसके लिए देखिए यहां पर क्या कहा गया है। ब्रिटिश ट्राइड टू क्वेल द अपराइजिंग बाय कंबाइनिंग। इसके लिए देखिए ब्रिटिश ने दो तरीके यूज किए, ना सिर्फ मिलिट्री पावर बल्कि ब्रूटल रिप्रेशन भी। ब्रिटिश ने यह साफ कर दिया कि जो भी हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है उसको बहुत कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने मिलिट्री पावर का यूज किया और ब्रूटली रिप्रेस किया। इंडियन रेबेल्स को दबाने की कोशिश की गई। कैसे? देखिए, सबसे पहले सप्रेशन थ्रू मिलिट्री फोर्स। जैसे ही ये रेबेलियन स्टार्ट हुआ, एक बार तो ब्रिटिश को बहुत लॉस हुआ, क्योंकि उनके जो सेपॉयस थे वही उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ऐसे में ब्रिटिश अपनी आर्मी कहाँ से लाएंगे? तो ब्रिटिश ने हाथों हाथ मिलिट्री फोर्स को बुलाया। रीइंफोर्समेंट्स भेजी गई ब्रिटेन से भी और दूसरी कॉलोनीज से भी। वहां से बहुत सारे सैनिकों को बुलाया, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ को रिकैप्चर करा। यह पहला तरीका था क्रांति को दबाने का। दूसरा, यूज ऑफ न्यूली इनेक्टेड लॉस। ब्रिटिश ने हाथों हाथ कुछ ऐसे नियम कानून बनाए, जैसे कि उन्होंने मई और जून 1857 में कई ऐसे कानून पास करे जिसके तहत उन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया पर मार्शल लॉ लगा दिया। यानी नॉर्थ इंडिया में उन्होंने मिलिट्री का रूल लागू कर दिया और जितने भी इंडियंस हैं जो सस्पेक्टेड है, जिनके ऊपर हमें डाउट है कि वो इस रेबेलियन में शामिल है, उनके लिए सीधी सजा निकाल दी गई, डेथ। आमतौर पे जो लॉ एंड ट्रायल का प्रोसेस होता है, कानून के सामने पेश करो, फिर जज तय करेगा कि आपने गलती की है या नहीं की है या आपकी क्या सजा है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। रेबेलियन का सिर्फ एक परिणाम तय किया गया और वो थी डेथ। फिर हार्श पनिशमेंट। जो भी इस रेबेलियन में पकड़े जाएंगे उन रेबेल्स को सीवियरली पनिश किया गया। कैसे? एग्जीक्यूशन, यानी मौत की सजा। पब्लिक हैंगिंग, उन्हें पूरी जनता के सामने फांसी के फंदे पर लटकाया जाने वाला था और उनके गांवों को तक डिस्ट्रॉय कर दिया जिन गांवों ने रेबेल्स को सपोर्ट किया था। फिर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, एक और तरीका था। इस रिवोल्ट को रोकने के लिए अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यानी फूट डालो और राज करो की नीति भी अपनाई थी। ब्रिटिश ने यूनिटी को ब्रेक करने के लिए कई बार हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच लड़ाई करवाने की भी कोशिश करी थी, लेकिन हिंदू मुस्लिम इतने यूनाइटेड थे, अभी हमने पिछला क्वेश्चन जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग, कि वो इन बातों में नहीं आए। और फाइनली रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, ना सिर्फ सजा दी गई बल्कि रिवार्ड की भी घोषणा की गई। ब्रिटिश ने यह भी कह दिया था
कि अगर कोई लैंड होल्डर्स है, कोई ज़मींदार है, अगर वो हमें हेल्प करेंगे इस रिवोल्ट को दबाने में तो हम उन्हें और बड़ा लैंड देंगे, हम उनको रिवार्ड देंगे, और जो रेबेल लैंड होल्डर्स हैं उनको हम डिस्पजेस कर देंगे, और जो लॉयल है उनको रिवार्डेड करेंगे। तो ऐसे में कई सारे पैंतरे अपनाए ब्रिटिश ने इस रिवोल्ट को ब्रेक करने के। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग आते हैं कुछ पेंटिंग्स के ऊपर। कई ऐसी इमेजेस थी, कई ऐसी पेंटिंग्स थी इस रिवोल्ट से जुड़ी जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स में प्रिंट हुई थी और वहाँ के पेंटर्स ने बनाई थी, जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे कि इनमें से एक बड़ी फेमस इमेज थी ये वाली। ये है एक इमेज जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है, इसको कहा जाता है रिलीफ ऑफ लखनऊ। ये जो पेंटिंग है ये ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स में प्रिंट हुई थी। अब इसके बारे में देखिए क्या कहा गया है। ये जो इमेज है, इस इमेज के बारे में आपको क्या बताया गया है वो सारी चीज़ हम समझते हैं। ये जो रिलीफ ऑफ लखनऊ है, ये पेंटिंग, इसके बारे में देखिए। रिलीफ ऑफ लखनऊ वॉज पेंटेड बाय थॉमस जोन्स बार्कर इन 1859। पहले तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसको पेंट किसने किया था। तो 1859 में, यानी रिवोल्ट के हो जाने के बाद में, ब्रिटिश प्रेस में इसको प्रिंट किया गया था, वहाँ की न्यूज़पेपर्स में ये छपी थी, ये बताने के लिए कि किस प्रकार ब्रिटिश हीरोज़ ने इंग्लिश को सेव किया है। यहाँ पर जो रेबेल्स हुआ करते थे उनको तो डेमोनाइज किया जाता था, उन्हें राक्षस नुमा दिखाया जाता था, और ब्रिटिश खुद को हीरो की तरह दिखाते थे। तो रिलीफ ऑफ लखनऊ ऐसी एक पेंटिंग है जिसमें कैंपबेल की एंट्री को सेलिब्रेट किया गया था। अब अगर आप इस इमेज में देखेंगे ना, तो यहाँ पे सेंटर में ये जो घोड़ा है, इस घोड़े के ऊपर जो बैठा है वो है कॉलिन कैंपबेल, जो फाइनली यहाँ पर पहुंचा था। अब ये क्या कहानी है देखिए। When the rebel forces besieged Lucknow, Henry Lawrence and the commissioner of Lucknow collected the Christian population and took refuge in the heavily fortified residency. Actually ये सारी बात लखनऊ की है। हुआ क्या था कि लखनऊ में रेबेल्स ने अटैक किया और वहाँ के बहुत सारे इंग्लिश ऑफिसर्स को मार दिया। तो ये जो इंग्लिश ऑफिसर्स थे, इनकी फैमिली भी तो वहाँ रहा करती थी। तो ऐसे में हेनरी लॉरेंस, जो उस वक्त लखनऊ के कमिश्नर थे, उन्होंने जितनी भी क्रिश्चियन पॉपुलेशन लखनऊ में रह रही थी, उनके परिवार की लेडीज़, बच्चे, उन सबको इकट्ठा किया और उनको रेबेल्स से सुरक्षित करने के लिए वहाँ की रेजिडेंसी में जाकर सुरक्षित अपने वहाँ लॉक कर दिया। रेजिडेंसी का मतलब है ये ब्रिटिश ऑफिसर्स के घर हुआ करते थे, जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ से वो लोग अपना सारा कामकाज देखते थे। तो ब्रिटिश रेजिडेंसी वो बहुत हेवीली फोर्टिफाइड थी, पूरी तरीके से सुरक्षित थी। उसमें उन लेडीज़ और बच्चों को उसने घर के अंदर ले गए और वहाँ सुरक्षित कर दिया और बाहर खुद सुरक्षा के लिए तैनात हो गए। अब रेबेल्स भी वहाँ पर पहुँच गए। रेबेल्स ने तो पूरे लखनऊ को भी सीज कर लिया था, घेर लिया था, तो ऑब्वियसली रेजिडेंसी भी खतरे में थी। तो इस वक्त देखिए इस पेंटिंग में जैसा दिखाया गया है उस हिसाब से ये है सब के सब इंडियन रेबेल्स। इंडियन रेबेल्स तो पूरी तरीके से ये कोशिश कर रहे थे कि हम रेजिडेंसी में ज़बरदस्ती घुसें और ये जो ब्रिटिश ऑफिसर्स की फैमिली वाले हैं इनको भी मार दे बाकी ब्रिटिश की तरह। लेकिन उस वक्त लॉरेंस वहाँ पर तैनात था उनकी सुरक्षा के लिए, तो इस लड़ाई में लॉरेंस वॉज किल्ड। लेकिन उसके बावजूद लॉरेंस के मर जाने के बाद में भी वहाँ पर पहुँचे कॉलोनेल इंग्लिश, उन्होंने उसको सुरक्षा देनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद में 25 सितंबर को जेम्स आउटरैम और हेनरी हेवेलॉक वहाँ पर पहुँचते हैं, जो रेबेल फोर्सेस को तितर बितर करते हुए यहाँ वहाँ उनको मारते हुए फाइनली यहाँ तक पहुँचते हैं और सुरक्षा देते हैं। ये लड़ाई बहुत लंबी चलती है। 20 डेज के बाद में, 20 दिनों के बाद फाइनली कॉलिन कैंपबेल वहां पर पहुंच जाते हैं। उस वक्त कॉलिन कैंपबेल कमांडर बने थे इंडिया में ब्रिटिश फोर्सेस के। ब्रिटिश की जितनी भी फोर्सेस पूरे इंडिया में थी उनके कमांडर के तौर पे कॉलिन कैंपबेल को अपॉइंट किया गया था और कॉलिन कैंपबेल फाइनली लखनऊ में आते हैं और इस रेजिडेंसी की सुरक्षा को
इंश्योर करते हैं। वो अपने साथ में पूरी फोर्सेस लेकर आए थे और इस ब्रिटिश गैरिसन, इस रेजिडेंसी को बचा लेते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो इमेज है, ये इमेज ब्रिटिश की बहादुरी को बताती है कि कैसे रेबल्स तो ब्रिटिश औरतों और बच्चों को मार देना चाहते थे, लेकिन इन बहादुरों ने, इन ब्रेव ब्रिटिश ने सेव किया। उन्होंने पूरी क्रिश्चियन पॉपुलेशन को सेव किया। किन किन लोगों ने? सबसे पहले हेनरी लॉरेंस, फिर उसके बाद में कॉलोनेल इंग्लिस, फिर उसके बाद में जेम्स आउटरैम और हेनरी हेवेलॉक। इन्होंने इन सब लोगों की रक्षा करी। और फिर फाइनली जब कॉलिन कैंपबेल वहां पर पहुंचा, तब उस कॉलिन कैंपबेल की जो एंट्री थी लखनऊ में, उसको यहां पर दिखाया गया है। वो एक सेंट्रल कैरेक्टर है, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर होते हैं उनको सेंटर में एकदम अच्छी रोशनी में दिखाया जाता है। जो इंडियन रेबल्स है उनको साइड में जमीन पे मरा हुआ, गिरा हुआ दिखाया गया है। ओके, तो ये जो कॉलिन कैंपबेल की एंट्री वाला सीन था लखनऊ के अंदर उस रेजिडेंसी के पास, उसको इस पेंटिंग में दिखाया गया है, जिसको कहते हैं हम लोग रिलीफ ऑफ लखनऊ। ये पेंटिंग कॉलिन कैंपबेल की एंट्री को सेलिब्रेट करती है और इस पेंटिंग में ब्रिटिश को हीरोइक दिखाया गया है और रेबल्स को डेमोनिक दिखाया गया है। ऐसी ही एक पेंटिंग और है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये पेंटिंग है इन मेमोरियम। अब ये जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग आप यहां पर देख सकते हैं, कुछ ऐसी थी, इन मेमोरियम। इस पेंटिंग में अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर कुछ विमेन है, ये ब्रिटिश विमेन है। और ऐसा कहा गया था कि इंडियन रेबल्स तो इतने राक्षस हो चुके थे कि इन बेचारी औरतों को तक मारने के लिए आ गए थे, इनको डिसऑनर करने के लिए, इनका सम्मान लूटने के लिए, इन्हें मारने के लिए इंडियन रेबल्स उतारू थे। ऐसे में ये औरतें अपनी सुरक्षा को लेकर डर रही हैं। अब एक्चुअली इस सीन में ऐसा दिखाया गया है कि इंडियन रेबल्स किसी भी टाइम यहां पर पहुंचने वाले हैं और इनके ऑनर को खत्म कर दिया जाएगा, इनको मार दिया जाएगा। तो ये जो लड़कियां हैं, जो लेडीज हैं और ये जो बच्चे हैं, ऐसा लगता है जैसे इन्होंने अपने फेट, अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया है और डर के मारे एक दूसरे से लिपट कर बैठी हैं और इंतज़ार कर रही हैं अपने डिसऑनर और अपनी मौत का। तो ऐसे में आप इनके इमोशंस देखेंगे ना अगर फेस के, तो कुछ ऐसा ही लगता है कि जैसे इन्होंने अपने फेट को एक्सेप्ट कर लिया है और अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर लड़ रही हैं। और पीछे अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब कि इस पेंटिंग में कहीं पर वायलेंस का यूज़ नहीं किया गया, यहाँ पर कहीं पर भी गोरी डिटेल्स नहीं है, यानी खून खराबे को नहीं बताया गया है। लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर रेबल्स यहाँ पर आ जाएंगे तो इन सब लोगों को मार दिया जाएगा, लेकिन रेबल्स नहीं आते। और रेबल्स के आने से पहले आप यहाँ देखोगे ना तो ये ब्रिटिश आर्म फोर्सेस हैं, ये यहाँ पर पहुँच गए, यानी कि ब्रिटिश इनको बचाने के लिए आ गए। अब इनको नहीं पता था कि ब्रिटिश पहुँच जाएंगे इन्हें बचाने के लिए, लेकिन ये तो इंतज़ार कर रहे थे अपनी मौत का। लेकिन फाइनली ब्रिटिश यहाँ पर पहुँच जाते हैं और इनको बचा लेते हैं। तो ये इन मेमोरियम थी। अब इस प्रकार की इमेजेस ब्रिटिश ने जानबूझकर पेंट करी, फिर इनको वहाँ के न्यूज़पेपर्स में प्रिंट करा, लोगों को ये बताने के लिए कि देखो, ब्रिटेन में ये बताने के लिए कि देखो हमने इंडिया में किस प्रकार की चीज़ें झेली हैं, किस प्रकार इंडियंस इतने ब्रूटल है कि बेचारे बच्चों को और औरतों को तक नहीं छोड़ते। तो इस प्रकार के सीन, इस प्रकार के इमेजेस से जो ब्रिटिश लोग थे ब्रिटेन के अंदर, उन लोगों का खून खौलने लगा। वो ये चाहते थे कि ब्रिटिश इंडियंस से बहुत बुरा बदला ले, क्योंकि इंडियंस ने उनकी औरतों और बच्चों के साथ में ऐसा बिहेव किया है। तो इस प्रकार की इमेजेस बनाकर उन लोगों के मन में और एग्रेशन पैदा किया, उन लोगों को मन उकसाया गया इस चीज़ के लिए कि देखो इंडियंस कितने बुरे हैं, इंडियंस हमारे साथ में किस प्रकार करते हैं। तो ऐसी ही ये एक पेंटिंग है, इसको पेंट किया गया था जोसेफ नोएल पैटॉन के द्वारा। इस रिवोल्ट के हो जाने के भी 2 साल बाद, ये वो पीरियड था जब इंडियंस को सजा मिल रही थी, उन्हें पनिशमेंट्स होती थी, पब्लिक हैंगिंग्स होती थी। तो इस प्रकार की इमेजेस है ना, और एक प्रकार से सैंक्शन करती थी ब्रूटल रिप्रेशन को। इस प्रकार की पेंटिंग्स इस बात को और प्रूव करती थी कि हाँ, इंडियंस तो ऐसे ही हैं, उनके साथ में तो ऐसा ही ब्रूटल रिप्रेशन होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। इस पेंटिंग के अंदर इंग्लिश विमेन है, चिल्ड्रन है जो हडल्ड है, यानी एक दूसरे से डर के मारे लिपटे हुए हैं, हेल्पलेस नजर आ रहे हैं, इनोसेंट नजर आ रहे हैं, निर्दोष नजर आ रहे हैं, और ऐसा लगता है जैसे वो इनएविटेबल यानी अटल जो उनके साथ में होने वाला है, डिसऑनर, वायलेंस और डेथ, उनका वेट कर रहे हैं।
अब वैसे इस पेंटिंग में कोई गोरी वायलेंस नहीं है, गोरी यानी खून खराबा, इसमें कोई हिंसा नहीं दिखाई गई, इट ओनली सजेस्ट, लेकिन हमें देखकर लगता है जैसे पता नहीं इनके साथ में क्या हिंसा होगी। जो स्पेक्टेटर दर्शक है उसकी इमेजिनेशन को ये प्रोवोक करती है, उनमें गुस्से को उकसाती है। तो इस प्रकार रेबेल्स को तो यहां पर वायलेंट और ब्रूटिश दिखाने की कोशिश की गई है, जबकि वो है ही नहीं, इनविजिबल है। इस पूरी पेंटिंग में आप ध्यान से देखेंगे ना तो कहीं पर भी रेबेल्स नहीं है, इस पेंटिंग के अंदर तो केवल विमेन है। लेकिन इसमें फिर भी हमें यह लगता है जैसे कि वो रेबेल्स पता नहीं कितने ही वायलेंट होंगे। समझ गए आप ये वाली चीज। अब इसके बाद में देखिए, इन द बैकग्राउंड ब्रिटिश रेस्क्यू फोर्सेस एनीवेज अराइव हो चुकी सेवियर्स बनकर। समझ गए आप ये चीज। अब चलते हैं हम लोग ऐसे ही एक नेक्स्ट पेंट स्केच के ऊपर, इसका नाम है मिस व्हीलर। ये भी ऐसे ही एक वहां पर स्केच बनाया गया था। इस स्केच में अगर आप गौर से देखेंगे तो एक औरत है। अभी तक हमने जो इमेजेस देखी उन इमेजेस के अंदर आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, उसमें विमेन को हेल्पलेस और इनोसेंट दिखाया गया है। लेकिन ये एक ऐसी इमेज है जिसमें एक लेडी है जो बड़े ही एग्रेसिव पोज में नजर आ रही है। यहां पर ये हेल्पलेस नहीं है, वो तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए इंडियन रेबल्स को शूट कर रही है। आप देखो, इंडियन रेबल्स को जमीन पे पड़ा हुआ दिखाया गया है लाइक ए डेमन। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बड़े लंबे चौड़े से दिखने वाले राक्षस नुमा लोग हैं। उनका फिजिकल जो फीचर्स हैं वो ऐसा सजेस्ट करते हैं कि ये बड़े ही ब्रूटल है, और बेचारी पता नहीं इस औरत के साथ में क्या कर रहे होंगे, उसको मारने के लिए आए होंगे। लेकिन ये तो ब्रिटिश वीमेन है ना, तो ये अपने आप को डिफेंड करने के लिए खड़ी होती है। उसके हाथ में गन है जिससे वो शूट कर रही है। यहाँ पर कुछ इंडियंस है, देखिए एक के हाथ में स्वॉर्ड है, किसी के हाथ में कोई और वेपन्स है, तो वो इसको मारने आए थे, लेकिन इसने अपनी इज्जत और अपनी जान बचाने के लिए उल्टा इन्हीं लोगों पर अटैक कर दिया। तो ये भी ब्रिटिश हीरोइज्म को बताती है, ये सजेस्ट करती है कि कुछ ऐसी भी विमेन थी जिन्होंने अपने को डिफेंड करने के लिए ऐसे सख्त कदम उठाए। तो इस स्केच के अंदर एक विमेन है जो हीरोइक दिख रही है, डिफेंडिंग देमसेल्व्स अगेंस्ट द अटैक ऑफ रेबल्स। अब इसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर है इसको एक नाम भी दिया था ब्रिटिश ने, ये नाम था मिस व्हीलर, जो एकदम सेंटर में खड़ी है, अपने ऑनर को डिफेंड कर रही है, सिंगल हैंडेडली अकेली अटैक कर रही है रेबल्स को। यहां पर रेबल्स को डेमोनाइज किया गया है। रेबल्स कौन है? 4 बर्ली मेल्स, यानी लंबे चौड़े हट्टे खट्टे से 4 आदमी हैं, 1 2 3 और 4, जो एक औरत के ऊपर मिलकर अटैक कर रहे थे, लेकिन ये औरत अपने आप को यहाँ पे डिफेंड कर रही है। अब इसमें ना एक और बहुत अच्छी चीज़ अगर आप देखेंगे तो, अगर इसको हम लोग गौर से देखें तो यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर ये जो बुक पड़ी है, यहाँ पर इस बुक का नाम भी आप देख सकते हैं, और वो है होली बाइबल। यानी कि इस पिक्चर में जानबूझकर यहाँ पर एक बुक को रखा गया है, होली बाइबल। ये तो क्रिश्चियंस की पवित्र होली बुक है। तो ऐसे में एक प्रकार से इस इमेज को हमने ना रिलीजियस कोनोटेशन देने की कोशिश भी करी है ना। ये जो स्केच है इसमें रिलीजियस कोनोटेशन है, मतलब एक प्रकार से बैटल टू सेव द ऑनर ऑफ क्रिश्चियनिटी। बात सिर्फ ये नहीं है कि ये औरत अपनी जान बचाने के लिए लड़ रही है, ये तो पूरी क्रिश्चियनिटी को बचाने के लिए लड़ रही है। यानी कि इस बुक को यहाँ पर डालकर हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इन रेबल्स की वजह से ना सिर्फ मिस व्हीलर बल्कि पूरा क्रिश्चियन रिलीजन जैसे खतरे में। ये अटैक इस लेडी पर नहीं बल्कि पूरे रिलीजन पर है। ऐसा करके हम लोगों की भावनाओं को और उकसा सकते हैं। इस पिक्चर में ये भी किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट इमेज की ओर। ये इमेज है जस्टिस। अगर आप इस इमेज को गौर से देखेंगे ना तो ये मिस व्हीलर की ही तरह एक इमेज है। इस इमेज के अंदर भी औरत जो है, लेडी, वो कोई डरपोक या इनोसेंट या डरी सहमी सी औरत नहीं है, बल्कि वो भी एक हीरोइक लेडी के तौर पर है। और उसके हाथ में जो शील्ड है उसके ऊपर जस्टिस का साइन बना हुआ है, वेइंग स्केल बना हुआ है जो न्याय की सिंबल होता है। और अगर आप इसका फेस देखेंगे तो बड़ा ही गुस्से में नजर आ रही है, प्लस उसके हाथों में स्वॉर्ड है, और यहाँ पर उसके पैरों के नीचे इंडियन रेबल्स को कुचला जा रहा है। कुचलने को इंग्लिश में कहते हैं ट्रैम्पल। यानी कि ये जस्टिस, न्याय के लिए लड़ने वाली एक औरत है। यानी कि ब्रिटिश ऐसा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि हम न्याय के लिए लड़े थे और हम
न्याय को पाकर रहेंगे। अपने पैरों के तले उसने रेबल्स को कुचला है। और यहाँ पर कुछ इंडियन विमेन भी है जो डर के मारे सहमी सी नज़र आ रही हैं। तो ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग को, इसका नाम था जस्टिस, और ये उस वक्त एक मैगजीन में प्रिंट की गई थी जिसका नाम था पंच, है ना। ये पंच नाम की एक मैगजीन में प्रिंट हुई थी। ब्रिटिश आर ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट देयर इनविंसिबिलिटी। इनविंसिबिलिटी का मतलब अजेयता, अजय, उनको कभी हराया नहीं जा सकता। ये बात प्रूव करने के लिए ये तस्वीर छपी थी। यहाँ पर एक एलेगोरिकल फीमेल फिगर है जस्टिस की, यानी ये औरत कौन है? ये औरत खुद न्याय है, जस्टिस है। अब जब हम किसी क्वालिटी को एक पर्सन के तौर पर दिखाते हैं तो उसे कहते हैं एलेगोरी। तो यहाँ पर ये जो फीमेल है, ये एक एलेगोरिकल फीमेल फिगर है, ये जस्टिस खुद है। उसका पोस्चर एग्रेसिव है, उसके चेहरे पर रेज यानी क्रोध नजर आ रहा है, और ऐसा लगता है कि जैसे वो रिवेंज यानी कि बदला चाहती है इंडियन रेबल्स से। यानी किस प्रकार 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश बदला चाहते थे, वो चीज़ बताने के लिए ये इमेज है। शी इज ट्रैम्पलिंग सेपॉइज अंडर हर फीट, वो रेबल्स को अपने पैरों के नीचे कुचल रही है। वहीं इंडियन विमेन का एक मास है जो डरा सहमा सा ये सब कुछ देख रहा है। तो ये इस पेंटिंग की कहानी थी। इसी प्रकार कुछ इमेजेस और भी आपको चैप्टर में दी गई है, जैसे कि ये एक इमेज है। यहाँ पर एक लॉयन है, एक टाइगर है और एक बेचारी औरत है जिसके ऊपर टाइगर ने अटैक किया हुआ है। अब ये जो टाइगर है, ये है, देखिए, बंगाल टाइगर। आपको मालूम होगा तो ये तो इंडिया का नेशनल एनिमल है, रॉयल बंगाल टाइगर। तो इसका मतलब ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये इंडियन रेबल्स है। और ये बेचारे ब्रिटिश है। और ये कौन है? ये ब्रिटिश फोर्स है जो बचाने के लिए आई है, क्योंकि ब्रिटिश खुद को तो बता रहे हैं कि हम है लॉयन। और ये जो बंगाल टाइगर है, यह है इंडियन बंगाल टाइगर, और ये है बेचारी ब्रिटिश पॉपुलेशन जो इंडिया में थी। तो कुल मिला के ये इमेज भी बताती है कि कैसे ब्रिटिश लॉयन ने बदला लिया इंडियन टाइगर से। ओके, ये भी ब्रिटिश की इनविंसिबिलिटी को बताने के लिए ऐसी इमेज बनी थी। आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो इसमें कुछ ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इमेजेस मैंने आपको एक्सप्लेन करी, जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में आए, लेकिन ऐसी इमेजेस आपकी बुक में दी गई है तो आपके पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। ऐसे ही एक इमेज ये है। ये इमेज भी रिवोल्ट के बाद के सीन को बताती है। यहाँ पर आप देखेंगे ना अगर गौर से, तो ये इंडियन रेबल्स है। इनको पब्लिकली हैंग किया जा रहा है, यानी इनको फांसी की सजा दी जा रही है। ये म्यूटिनियस सेपॉइज है, सारे विद्रोही सैनिक है जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत ब्रिटिश के खिलाफ ये रिवोल्ट किया था। और ये जो घोड़े पर बैठे आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब ब्रिटिश फोर्स हैं। बाद में इन लोगों को कैद कर लिया गया, इनको अरेस्ट कर लिया गया और इनको सब लोगों के सामने जानबूझ के सजा दी। तो आप ये देखेंगे, अगर हम चाहते तो इस पनिशमेंट को डिस्क्रीटली मेटेड आउट कर सकते थे। डिस्क्रीटली का मतलब सब लोगों के सामने किसी की मौत का तमाशा क्यों करना। हम इनको बंद कमरों में या फिर कहीं और जेल में भी तो फांसी की सज़ा दे सकते थे, लेकिन ब्रिटिश ने जानबूझकर इनका एग्जीक्यूशन यानी इनको मौत की सज़ा दी, और वो भी सब लोगों के सामने। उसका ना थिएट्रिकल डिस्प्ले किया, एक तमाशे की तरह सब लोगों को दिखाया, ताकि लोगों को ये पता चले कि ब्रिटिश से टकराने की क्या अंजाम होता है। इसीलिए ये सज़ा इस प्रकार दी जाती थी। अब ऐसी ही एक इमेज है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये इमेज का नाम है द क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग। क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग क्या है? इस रिवोल्ट के ख़त्म हो जाने के बाद में इंडिया के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। अब लॉर्ड कैनिंग एक्चुअली अच्छे आदमी थे। उन्होंने ब्रिटिश को एक सलाह दी। उन्होंने बोला कि हमने इस रिवोल्ट को दबाने के लिए बहुत सारी सजाएं दी, हमने लोगों को फांसी पे चढ़ाया, उनको मार दिया रेबल्स को, लेकिन अब हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए। अगर हम इतना ज़्यादा इन इंडियंस रेबल्स को सजा देंगे तो ऐसे में हम कभी भी इनकी लॉयल्टी डिमांड नहीं कर पाएंगे, ये कभी हमारे प्रति वापस वफादारी नहीं होंगे। तो ऐसे में गवर्नर जनरल क्लेनिंग ने एक जेस्चर ऑफ लीनियंसी दिखाया था कि हमें इनके साथ थोड़ा लीनियंट हो जाना चाहिए, यानी इनके ऊपर इतनी भी बर्बरता नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे में आप यहाँ देखोगे ना, तो ये लॉर्ड कैनिंग है, इनकी दया का हाथ एक इंडियन रेबेल के ऊपर है। अब आप वैसे देखोगे ना तो जानबूझकर यहाँ पर गवर्नर जनरल को मॉक किया गया था। जब लेनिन ने ऐसी बातें करी थी
जब गवर्नर जनरल कैनिंग ने लीनियंसी की बात करी थी तो ब्रिटिश मीडिया में उनकी बहुत मजाक उड़ाई गई, उनको मॉक किया गया ब्रिटिश प्रेस के अंदर। देखिए मॉक यानी उनकी मजाक उड़ाई गई, उनको बोला गया कि ये जो इंडियन रेबल्स इतने बुरे हैं जिन्होंने ब्रिटिश को मारा है और आप उनके लिए सजा कम करने की बात कर रहे हैं, आप लीनियंसी की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे कार्टून उस वक्त पंच मैगजीन में छपे थे। पंच मैगजीन एक्चुअली एक बड़ी फेमस मैगजीन है, ये कॉमिक सटायर है, उसमें व्यंग कसे जाते हैं लोगों के ऊपर। तो ऐसे में कैनिंग का भी बहुत मजाक उड़ाया गया। देखिए यहाँ पे लिखा है द क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग। कैनिंग का मजाक क्यों उड़ाया गया? क्योंकि कैनिंग क्या कर रहे हैं, कैनिंग इन लोगों के लिए दया की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में ये छपा था। अब यहाँ पे देखिए ये जो रेबल है इसके हाथ, एक हाथ में है स्वॉर्ड यानी तलवार और एक हाथ में है डैगर यानी कटार, और उनसे ना खून तक टपक रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो इतने खतरनाक है इंडियन रेबल्स कि ये मार कर आए हैं ब्रिटिश को। इनके तो तलवार से कटार से खून तक ड्रिपिंग है, और देखो ये कैसा आदमी है लॉर्ड कैनिंग जो इन्हीं के लिए दया की बात कर रहा है। तो इस प्रकार ये इमेज प्रिंट हुई थी। अब चलते हैं अगली इमेज के ऊपर। इस इमेज के ऊपर वैसे कुछ खास पढ़ने को नहीं है, लेकिन इस रिवोल्ट ऑफ 1857 को सेलिब्रेट करने के लिए इंडियन साइड से भी एक ऐसा प्रिंट है। ये पॉपुलर प्रिंट है, उस वक्त कई ऐसी जगहों पर छपा था। ये तो एक मूवी का सीन है जिसका नाम था झांसी की रानी। इसके अंदर ये जो औरत आपको लड़ते हुए दिख रही है ये खुद झांसी की रानी है, और उनको लेकर सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक कविता लिखी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि लाइक ए मैन शी फॉट शी वॉज द रानी ऑफ झांसी। तो इंडियन साइड से हमने ये एक इमेज देखी, बाकी हमने ब्रिटिश साइड से बाकी सारी इमेजेस देख ही ली। तो ऐसे करके ये आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, और लास्ट में जाकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दी हुई है। 1801 जब सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया गया था वेलिस्ले के द्वारा, 1856 जब नवाब वाजिद अली शाह को डिपोज किया गया, और समरी सेटलमेंट के ईयर्स। ये कुछ डेट्स है जो आप देख सकते हैं। बाकी इस चैप्टर में से भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, मल्टीपल चॉइस वगैरह, वो सब मैंने इसमें कवर कर लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा लंबा वीडियो है बट पूरा चैप्टर आपका इसमें कवर हो गया। अगर आप बुक को ना पढ़ के ये सारे क्वेश्चन आंसर्स भी देखते हैं तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं इसको यहीं तक रखता हूँ। आप पूरा वीडियो इसको देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।